Good afternoon, friends. First of all, I welcome you all in this today's webinar on GST audit for the year 18-19 and issues relating to that. And today we have two faculties with us, CA Praveen Sharma ji, a very prominent chartered accountant and expert in GST, and CA Rajesh Khandelwal ji, very senior member of the profession. So I welcome you all, sir. And I request the faculty to please start the deliberation discussion on GST audit. And members, I also request all of you, if you have any query relating to the discussion, you please put your queries on our WhatsApp group. I hope everybody is entered there, registered there. So if you are not there, then you can contact Ms. Gina. She will add you there, or you can call me also. There is no problem. So you please ask all your query through our WhatsApp group, please. Thank you, sir, for welcoming us on our next webinar on the GST audit and annual return related to 18-19. हमारे साथ सी राजेश खंडेलवाल जी हैं जो हमारे साथ डिस्कशन करेंगे, और एक पैनल डिस्कशन, एक इंटरेक्टिव वेबिनार हम स्टार्ट करना चाहेंगे एनुअल रिटर्न और जीएसटी ऑडिट से रिलेटेड कि 18-19 में ऐसी क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं और ऐसे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम ध्यान में रखते हुए इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे और इस ऑडिट और एनुअल रिटर्न को फाइनल शेप देंगे। सबसे पहले तो अपनी सेफ्टी और प्रिकॉशन का ध्यान रखते हुए कोरोना वायरस से रिलेटेड आप ध्यान में रखेंगे, और वर्क फ्रॉम होम ही आप इसको देख रहे होंगे। और लेट स्टार्ट दी जीएसटी या 9 और 9C का प्रोसेस क्या कहता है। सबसे पहले एक मैपिंग स्टार्ट करते हैं, एक फ्लो देखते हैं कि जीएसटी या 9 और 9C का फ्लो किस वे में आपका जाएगा और किस वे में इसको हम प्रोसीड ऑन करेंगे। तो हमने इस तरीके से पैनल डिस्कशन स्टार्ट किया है। तो लेट मी राजेश खंडेलवाल जी अपना इंट्रोडक्शन देंगे और इस प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राजेश कुमार खंडेलवाल है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और जीएसटी में प्रैक्टिस करता हूं। जैसा कि अभी प्रवीण जी ने आपको बताया, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटीआर 9 और 9C। और जो फाइनेंशियल ईयर 17-18 की जीएसटीआर 9 और 9C गई है, मुझे ये लगता है जीएसटीआर 9 और 9C जो 18-19 की जाने वाली है वो थोड़ी डिफरेंट होगी, क्योंकि वो पहला साल था, कुछ चीजें नई थी, पता नहीं थी, परंतु फिर भी हमने किसी तरह से जीएसटीआर 9 और 9C को भेज दिया। अब चैलेंज ज्यादा है, क्योंकि जो गलतियां 17-18 में हमने करी थी वो 18-19 में ठीक की हैं, और जो 18-19 की गलतियां हैं वो 19-20 में भी आगे ठीक करी हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं प्रवीण जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो एक बार जो टेबल 9 जीएसटीआर 9 है और 9C है, उन दोनों का थोड़ा कंटेंट बताएं कि डिफरेंट टेबल क्या कहती हैं, ताकि थोड़ा सा समराइज हो जाएगा। और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और भी है, अगर पॉसिबल हो सके आपके लिए तो आप सभी लोग 9 और 9C का फॉर्म एक अपने हाथ में रखें, क्योंकि अगर टेबल के साथ समझेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, इज द वॉइस इज ऑडिबल नाउ? हमारे सामने व्हाट्सएप ग्रुप इज बीइंग क्रिएटेड फॉर अस, और उसके अंदर आप बिल्कुल आप लिखेंगे या बता सकेंगे कि वॉइस इज ऑडिबल है, और हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले राजेश जी हम डिस्कस करते हैं जीएसटीआर 9 से। जीएसटीआर 9 एक एनुअल रिटर्न है। अभी लेटेस्ट ही जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो हाल ही में हुई है, 39 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि 18-19 की एनुअल रिटर्न को हमने एक्सटेंड कर दिया है, ड्यू डेट को हमने एक्सटेंड कर दिया है। जो ड्यू डेट अब है 9 और 9C से रिलेटेड इज 30th of June 2020। ये हर किसी के लिए है। साथ में एक और चीज, नई चीज आ चुकी है कि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, पैन बेस्ड इंडिया टर्नओवर है और एग्रीगेट टर्नओवर है, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उन्हीं को ही 9C फाइल करना होगा 18-19 से रिलेटेड। पर ध्यान रहे 2 करोड़ और 5 करोड़ के बीच में भी एक पेज है इसके अंदर कि 2 करोड़ और 5 करोड़ के बीच में 9C को वेव ऑफ कर दिया गया है और 9 आपको फाइल करना जरूरी है। प्रवीण जी, एक मिनट यहाँ पे आपको रोकूंगा, एक चीज और बताऊंगा। अभी जो 39 जीएसटी काउंसिल वाली जो मीटिंग हुई है, इसमें एक वर्ड यूज किया गया था एमएसएमईज के लिए। बिल्कुल सही है। तो मुझे ये लगता है ये वर्ड थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। एमएसएमईज से रिलेटेड अगर आप इसको ना देखें, बल्कि आप ये देखें कि एग्रीगेट टर्नओवर कितनी है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं कि जो एमएसएमई वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है वो एक्चुअली में एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन हो।
कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो गया है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वहां पे। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका रजिस्ट्रेशन है, बल्कि ये सभी के लिए है। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो 9C की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि मेरे क्लाइंट का या मेरे जो जीएसटीएन वाले का एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन हो। इट इज इररेलेवेंट कि एमएसएमई में उसका रजिस्ट्रेशन हो, उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन हो। एमएसएमई इज वर्ड यूज ओनली फॉर द स्मॉल एंटरप्राइजेस। ऐसा एक पीछे टैक्स ऑडिट के केस में भी आया था जो पीछे बजट में कहा गया था। तो ये सबके लिए है, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। इंटेंशन भी यही है सरकार की, जीएसटी काउंसिल की भी इंटेंशन ये है कि हम उन्हीं को ही बेनिफिट दे रहे हैं जो स्मॉल उद्योग है। राइट सर। तो आपके सामने जीएसटीआर 9 का फॉर्मेट आपके सामने होगा और हम डिस्कशन करते हैं जीएसटीआर 9 के फॉर्मेट का। एज अ स्पीकर हम अपने पार्ट को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। मैं आउटवर्ड के पार्ट पे डिस्कस करूंगा और राजेश जी इनवर्ड के पार्ट पे डिस्कशन करेंगे। साथ के साथ हम दोनों ही एक दूसरे को एक इंटरेक्टिव वे में हम डिस्कशन करेंगे कि किस डेटा का फ्लो कैसे बनेगा। तो सबसे पहली चीज, टेबल नंबर जो 1, 2 और 3 है, इट्स वेरी सिंपल कि जिसके अंदर आपको लीगल नेम और अपना जीएसटी नंबर आपको पुट करना होगा। टेबल नंबर 4 पे पहुंचता हूं, जीएसटी 9 का टेबल नंबर 4। अब यहाँ पे पेज क्या है राजेश जी? 18-19 के अंदर 17-18 हमारा बहुत सिंपल था जीएसटी 9 का। 17-18 के अंदर जब हमने अपनी जीएसटी 9 फाइल करी थी, उसके अंदर सिर्फ हमको दो चीज देखनी थी कि 17-18 का जो बुक्स के अंदर जो टर्नओवर है या जो बुक्स के अंदर जो लायबिलिटी है वो मैंने अपनी 3B 17-18 में फाइल करी है या 18-19 के अंदर उसको मैं लेकर के गया हूँ, 18-19 में फाइल करी। पर यहाँ पे पेज क्या है? 18-19 के एनुअल रिटर्न के अंदर 18-19 की एनुअल रिटर्न के अंदर मैं क्या पार्ट लूं? एक बहुत ही बड़ा इश्यूज है। 18-19 का जो 3B आपने फाइल किया होगा, जरा ध्यान से देखेंगे। 18-19 का जो आपने 3B फाइल किया होगा उसके अंदर 17-18 का भी टर्नओवर आया होगा, उसके अंदर आपका 18-19 का भी टर्नओवर होगा और 18-19 की भी लायबिलिटी होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी एक्सेस लायबिलिटी और ऐसी एक्सेस टर्नओवर आपने लिया होगा जो आपने एडजस्ट किया होगा 19-20 के अंदर। इसका मतलब राजा जी कि तीनों सालों का फ्लो 18-19 की 3B के अंदर आ रहा है। अब मुझे इस जीएसटी 9 की टेबल नंबर 4 और 10 और 11 के अंदर मुझे कौन सी ऐसी फिगर को पुट करना होगा कि जिससे मेरा ये फ्लो बने और मैं अपनी 9C को फाइल कर पाऊं सही। तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर फॉर्म। अगेंस्ट वंस अगेन रिक्वेस्टेड यू कि आपके सामने टेबल और सॉरी जीएसटी 9 का फॉर्म आपके सामने होना चाहिए। और लेट अस स्टार्ट विद द टेबल नंबर 4। हमारे पास कुछ केस स्टडी है राजेश जी जिसको हम डिस्कस करेंगे। पहले मुझे ये लगता है कि हम लोग टेबल्स के बारे में ब्रीफ कर दें। 4 में क्या आएगा, 5 में क्या आएगा? ठीक है, राइट। सो टेबल नंबर 4 के अंदर जो वर्ड लिखा हुआ है, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। हम इस बात को समझते हैं कि डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, इट मींस अगर आपने देखा हो जीएसटी 9 एनुअल रिटर्न का जो फॉर्मेट है टेबल नंबर 4, वहां से जो फिगर पुट हो रही है, ऑटो हो रही है, वो जीएसटीआर 1 से पुट हो रही है। जीएसटीआर 1 की 18-19 से पुट हो रही है अगर मैं 18-19 की बात करता हूँ। बट वो कहता है, इंस्ट्रक्शंस ये कहती हैं कि 18-19 की जो टर्नओवर है वो आपने 3B 18-19 में अगर उसका टैक्स पेड किया है तो आप टेबल नंबर 4 में आप उसे ले जाइए। और अगर आपने 18-19 की कोई ऐसी टर्नओवर, कोई ऐसा टैक्स जो आपने 19-20 में कैरी फॉरवर्ड किया है, वो आप टेबल नंबर 10 और टेबल नंबर 11 में आप उसको ले जाइए। बट देखने वाली बात क्या है कि टेबल नंबर 4 ऑफ जीएसटीआर 9 ऑटो पिक कर रहा होगा जीएसटीआर 1 18-19 का। अब यहाँ पे दो चीज कंडीशंस हैं कि जीएसटीआर 1 18-19 का भी पिक कर रहा है और 3B मुझे 18-19 का लेना है, जो उसका जो टैक्स मैंने 3B 18-19 में पे किया। अब 3B 18-19 पे मैं पहुंचता हूं दोस्तों। 3B 18-19 के अंदर मैंने 17-18 का भी टैक्स पेड किया हुआ है और 18-19 का भी टैक्स पेड किया हुआ है राजेश जी। अब कई हमारे मेंबर्स का क्वेश्चन ये है इसमें कि इसमें दोनों सालों की फिगर का जो मैंने टैक्स पेड किया है और दोनों सालों की फिगर का जो मैंने टर्नओवर जो 3B 18-19 में मैं जो लेकर के गया हूं, क्या उसी को ही मुझे डिफरेंशिएट करना है B2B और B2C में, या मुझे इसी साल की फिगर को लेकर के चलना? एक बहुत ही बड़ा मेजर इश्यूज है जो हम आगे हमारे पास कुछ केस स्टडी है उससे हम फर्दर डिस्कशन करेंगे, वो हमारे लिए इजी रहेगा।
मूविंग ऑन, मैं टेबल नंबर 5 पे पहुंचता हूं। टेबल नंबर 5 कहता है मेरा एग्जाम सप्लाई के बारे में, नॉन जीएसटी सप्लाई, मतलब कोई ऐसी सप्लाई जो मेरी टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, उसकी इंफॉर्मेशन मैं टेबल नंबर 5 में लेके जाता हूं। पीछे एक नोटिफिकेशंस भी आया था और प्रेस रिलीज में भी बताया गया था कि टेबल नंबर 5D में आप पुट कर सकते हो जो भी आपकी नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, नॉन जीएसटी सप्लाई है, लिकर सप्लाई है, पेट्रोलियम है, जितना भी आपका टोटल एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, इंटरेस्ट है, वो सारी फिगर आप टेबल नंबर 5D में आप उसको पुट कर देंगे। ध्यान रहे जितनी भी वेव ऑफ है, जितने भी आपको कोई टेबल पुट करनी है या नहीं करनी, ये सिर्फ 2 सालों के लिए 17, 18 और 18, 19 सब लगे। मूविंग टू टेबल नंबर 4 हमने डिस्कस किया, 5 हमने डिस्कस किया, टेबल नंबर 6 में पहुंचता हूँ। राजेश जी अब आप बताइए कि टेबल नंबर 6 के अंदर जो हमें फिगर जो लेनी है, क्या मुझे दोनों सालों की फिगर लेनी है, 1 सालों की फिगर लेनी है? क्योंकि टेबल नंबर 6A में दोस्तों पॉपुलेट जो हो रहा होगा वो 3B 18-19 का पॉपुलेट हो रहा होगा, और 3B 18-19 का जो पॉपुलेट हो रहा होगा उसके अंदर 17-18 का भी आईटीसी आ रहा होगा और 18-19 का भी आईटीसी आ रहा होगा। ओवर टू राजेश जी। पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारी टेबल नंबर 6 है, 7 है, उसमें क्या डाटा है। जो टेबल नंबर 6 है, वो टेबल नंबर 6 बेसिकली क्या है, जो हमने 18-19 के अंदर आईटीसी लिया है वो टेबल नंबर 6A में आना है, और उसके बाद में जो B2H और उससे आगे की टेबल्स है उसमें वो बाइफरकेशन की बात करता है। और जो टेबल नंबर 7 है उसमें डिफरेंट रूल्स है, जिसके अंदर अगर हमने उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो हमारा 18-19 की हमने 3B फाइल करी है, अगर उसमें कुछ रिवर्सल किया है तो टेबल नंबर 7 में आएगा हमारा। इसके बाद आईटीसी से रिलेटेड 2 टेबल्स और हैं, वो टेबल है टेबल नंबर 12 और टेबल नंबर 13। अगर आपने कोई आईटीसी रिवर्स किया है 18-19 से रिलेटेड तो वो आपका टेबल नंबर 12 में आएगा, और अगर आपका 18-19 का कोई आईटीसी छूट गया जो आपने सितंबर 2019 की जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है वहां तक अगर आपने उसको ले लिया तो आपका टेबल नंबर 13 में आएगा। तो इस तरह से हमने जो कुछ टेबल डिसाइड अभी डिस्कस करी है, टेबल नंबर 4 आउटवर्ड सप्लाई, टेबल नंबर 5 एग्जेम्प्ट जिसपे हमें टैक्स पे नहीं करना, उसके बाद में टेबल नंबर 6 आईटीसी, टेबल नंबर 7 जो हमने आईटीसी को रिवर्स किया है, टेबल नंबर 9 और टेबल नंबर 14 हम अभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद में टेबल नंबर 10 जो अभी हमने आपको बताया कि अगर कोई हमने अमेंडमेंट किया है आउटवर्ड सप्लाई के अंदर, कोई डेबिट या क्रेडिट नोट है अगले साल में, तो वो टेबल नंबर 12 में आएगा, और अगर हमने अपनी आउटवर्ड सप्लाई कम की है तो वो टेबल नंबर 11 में आ जाएगा। टेबल नंबर 12 में जैसे मैंने बताया रिवर्सल है, और टेबल नंबर 13 में एडिशनल अगर कोई क्रेडिट लिया है जो मेरा 18-19 का छूट गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, आपको 1 बाय 1 कुछ प्रैक्टिकल केस स्टडी लेंगे, क्योंकि 17-18 में हमने यही रिटर्न्स फाइल करी है, 18-19 में भी यही रिटर्न्स है, अभी तक फॉर्म में कोई चेंज नहीं आया है। अगर आपको ध्यान हो तो एक नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 56/2019, ये नवंबर 2019 का नोटिफिकेशन था। इस नोटिफिकेशन में काफी सारी टेबल्स को ना ऑप्शनल कर दिया था, जिसके अंदर अगर आपको ध्यान हो तो टेबल नंबर 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, इनको ऑप्शनल कर दिया था। और 9C की भी कुछ टेबल्स हैं, जैसे हमारी टेबल नंबर 14 है उसको ऑप्शनल कर दिया था। टेबल नंबर 12 की जैसे 12B है, 12C है, इनको भी ऑप्शनल कर दिया था। तो फॉर्म में कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, परंतु हमारे सामने चैलेंज ये है, जब हमने 17-18 की जीएसटीआर 9 और 9 फाइल करी थी तो उस वक्त हमारे पास में सिर्फ 9 महीने का काम था और 1 साल का डाटा था, और उसमें चैलेंज ये भी था कि जो वैट की जो वैट की टर्नओवर थी उसके लिए उन्होंने एक अलग से कॉलम पर्टिकुलर दिया हुआ था 9 और 9C के अंदर। परंतु जब हम 18-19 की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में डाटा कहाँ से उठ के आ रहा है, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि टेबल नंबर 4 में क्या डाटा आ रहा है, टेबल नंबर 5 में कौन सी इंफॉर्मेशन उठ के आ रही है, और टेबल नंबर 9 में क्या इंपैक्ट है, क्योंकि जब तक मैं टेबल नंबर 9 को जीएसटीआर 9 को ठीक नहीं भरूंगा तो जीएसटीआर 9 भी ठीक नहीं हो सकती। मान लीजिए जीएसटीआर 9 में मैंने कोई फिगर चेंज करी या नहीं करी, जब तक मैंने उसका इंपैक्ट जीएसटीआर 9 पे नहीं समझा, 9C में मैंने नहीं समझा, तो मेरी दोनों चीज गलत हो जाएंगी। उसके लिए मेरे को ये जानना जरूरी है कि जो जीएसटीआर 1 है और 3B है उसके अंदर जो फिगर गई है 18-19 वाली, उनका इंपैक्ट जीएसटीआर 9 की किस टेबल में क्या आ रहा है, और जीएसटीआर 9 की टेबल में जो आ रहा है उससे फिगरें कहाँ कहाँ उठ के आ रही है। तो मैं प्रवीण जी को पहले कहूंगा कि सबसे पहले वो ये बताएं कि जीएसटीआर 9 की जो टेबल नंबर 4 है
उसमें कहाँ से डाटा आउट किया आ रहा है। उसके बाद वो 5 का बताएंगे, फिर एक केस स्टडी लेंगे वो, जहां पे वो ये बताएंगे कि दोनों का इम्पैक्ट 9 में कैसे पहुंच रहा है, और वो जो GSTR 9C की टेबल नंबर 9 है उस पे टैक्सेबल जो मेरी टर्नओवर है और जो आउटपुट लाइबिलिटी है, और इवन वहां पे हम जो RCM की लाइबिलिटी दिखा रहे हैं उस पर कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसके लिए हमने एक प्रैक्टिकल केस स्टडी तैयार करी है, और उस केस स्टडी में मेरा जो व्यू होगा मैं अपने सामने आपके सामने रखूंगा, प्रवीण जी का है जो प्रवीण जी रखेंगे, बिल्कुल एक एक्सेल में आपको बना के दिखाएंगे। ओवर टू प्रवीण जी। ये हम इश्यूज इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी जीएसटी काउंसिल की तरफ से और इवन गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस नहीं मिली हैं कि किस टेबल में क्या डेटा किस तरीके से फ्लो करना है। बट हमारे पास कुछ हर एक केस एक दूसरे से विपरीत है, हर एक केस एक दूसरे से अलग है, हर एक केस एक दूसरे को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ केस स्टडीज यहाँ पे लेकर के आए और जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात हम बात कर रहे हैं कि टेबल नंबर सबसे पहले यहाँ पे 3 पैरामीटर्स हैं, एक आउटपुट, एक आईटीसी और एक टैक्स। ये 3 पैरामीटर्स हैं जो 9 और 9C का फ्लो आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आउटपुट के से रिलेटेड, आउटपुट टर्नओवर से रिलेटेड। टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5 आपका टर्नओवर के बारे में कहता है, टेबल नंबर 4 आपका टैक्सेबल टर्नओवर के बारे में कहता है, टेबल नंबर 5 आपका एग्जेम्प्टेड और नॉन जीएसटी टर्नओवर के बारे में कहता है। एक सिंपल वे में हम डिस्कस करते हैं ये टर्नओवर 9C में फ्लो कैसे बनेगा। अगर आपके पास 9C का भी फॉर्मेट है तो उसके अंदर देखिएगा टेबल नंबर 5 जो इनिशियली आपका फर्स्ट टेबल है टर्नओवर से रिलेटेड, जो कहता है कि reconciliation of turnover declared in audited annual financial statement with the turnover declared in the annual return. So अगर मैं टर्नओवर को फ्लो लेकर के चलूं, टर्नओवर का फ्लो कैसे बनेगा 9C से, 9C के अंदर जो टेबल नंबर 4 है GSTR 9 का, प्लस टेबल नंबर 5 GSTR 9 का, प्लस टेबल नंबर 10 GSTR 9 का, माइनस टेबल नंबर 11 ऑफ GSTR 9 का फ्लो बनेगा 9C के लिए टर्नओवर एज पर GSTR 9। मैं सही कह रहा हूँ राजेश जी? आइए इसको हम डिस्कस करते हैं एक्सेल के थ्रू, और इसको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ फ्लो से रिलेटेड। अभी यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं टेबल नंबर 4। अगर मैं टर्नओवर के बारे में बात करूं, टर्नओवर में यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं बात करूंगा फॉर्म GSTR 9 से रिलेटेड और यहाँ पे मैं बात करूंगा GSTR 9C से रिलेटेड। टेबल नंबर 4 ऑफ GSTR 9, ठीक है जी, आपका टर्नओवर के बारे में कहता है। टेबल नंबर 5 ऑफ GSTR 9, टेबल नंबर 5 ऑफ GSTR 9 आपका भी 1 मिनट प्लीज। Table number 4 and 5 of GSTR 9 that comes to plus table number 10 और टेबल नंबर 11। आपका जो टर्नओवर है जो 9C में फ्लो बनेगा वो कहता है कि टेबल नंबर 4 प्लस टेबल नंबर 5 प्लस टेबल नंबर 10 माइनस टेबल नंबर 11 आपकी बनेगी GSTR 9 का टर्नओवर 9C के लिए। पर 9C का जो टेबल नंबर 5A है that tell us about कि टर्नओवर as per books of account। टेबल नंबर 5A, 5 और 5 क्यों बनेगा आपका टेबल नंबर 4 प्लस टेबल नंबर 5 प्लस टेबल नंबर 10 माइनस टेबल नंबर 11 ऑफ GSTR 9। ये फ्लो आपको बहुत समझना जरूरी है। 17-18 में भी आपने इसी तरीके से फ्लो बनाया होगा और 18-19 में भी सेम उसी तरीके का फ्लो है, क्योंकि फॉर्मेट अभी चेंज नहीं हुआ है और इसी के हिसाब से आपको टर्नओवर का फ्लो बनाना है। एक एग्जांपल के साथ हम डिस्कस करते हैं। हमारे सामने ये एग्जांपल है, अगर आपको व्यू हो रहा हो, बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल है। मेरे पास इसका 9 और 9C दोनों ही प्रिपेयर्ड है। लेट अस टेक इट कि इसको कैसे कैरी फॉरवर्ड हम इसको करेंगे। सबसे पहले हमारे पास चीजें क्या आ रही हैं, देखिएगा। पहला आपका
जो कॉलम है कि दिस इज एज पर बुक्स, दिस इज एज पर पोर्टल, और ये मेरे डिफरेंसेस हैं। 17-18 से रिलेटेड मैंने टर्नओवर ले लिया, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और टोटल जीएसटी। पोर्टल में क्या गया 17-18 के अंदर? पोर्टल का मतलब यहाँ पे मैं लेके चलूंगा सर 3B, और उसके आगे मेरे डिफरेंसेस। 49623 का मतलब ये हुआ कि मैंने इतने अमाउंट का क्रेडिट 17-18 का 18-19 में लिया, क्योंकि मेरे डिफरेंसेस हैं, और इतने अमाउंट का मैंने आईजीएसटी एक्सेस ले लिया था, इतने अमाउंट का सीजीएसटी, एसजीएसटी मैंने 17-18 के 3B में नहीं लिया, जो मैंने 18-19 में ले लिया। सिमिलरली ये 18-19 के मेरे बुक्स और पोर्टल के डिफरेंसेस हैं। अब इसका फ्लो कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले टेबल नंबर 4 की, जीएसटीआर 9 के। जीएसटीआर 9 का टेबल नंबर 4 ये कहता है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। 3B जीएसटीआर 9 18-19 के बारे में हम बात कर रहे हैं, जीएसटीआर 9 18-19 से रिलेटेड। अब बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात कि टेबल नंबर 4 में क्या जाएगा, टेबल नंबर 10 में क्या जाएगा, और टेबल नंबर 11 में क्या जाएगा। टेबल नंबर 4 के लिए आपको पता है कि जो डेटा आपका ऑटो पॉपुलेट हो रहा होगा वो जीएसटीआर 1 ऑफ 18-19 का ऑटो पॉपुलेट हो रहा होगा, और ऑब्वियसली वो जीएसटीआर 1 18-19 के ही इनवॉइसेस का होगा। बट यहाँ पे क्या है, एक और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में ये कहा गया है कि जो उस साल के 3B के अंदर टैक्स पेड किया है वो इस टेबल नंबर 4 में आएगा, और अगर नेक्स्ट पीरियड में जो आपने इसका टैक्स पेड किया वो टेबल नंबर 10 और 11 में चला जाएगा। तो मेरे लिए क्या इंफॉर्मेशन है, इस चीज को देखेंगे। मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, येलो कर देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, 3B पोर्टल 18-19 का, 3B पोर्टल 18-19 का, इसका मतलब क्या हुआ कि 6,41,63,133 रुपए का टर्नओवर मैंने 3B 18-19 में लिया। यहाँ पे एक और चीज ऐड कर लेता हूँ कि ये जो 6,41,00,000 है, इसके अंदर 49,623 भी मैंने ले लिया 17-18 का 18-19 के अंदर, और साथ के साथ 18-19 का तो मैंने लिया ही है, जो मेरा टर्नओवर मैंने 18-19 के 3B में लिया। अब 6,41,63,000 का जो 3B पोर्टल पे मैंने जो टर्नओवर लिया, इसके अंदर दोनों सालों की फिगर आ रही होगी, 17-18 की भी आ रही है और 18-19 की भी आ रही है। मेरा ये व्यू है, इन माय ओपिनियन टेबल नंबर 4 के अंदर जो फिगर आएगी वो 3B एज पर 18-19 की आएगी। ठीक है जी। अब इन 3B एज पर बुक्स और 3B एज पर पोर्टल के बीच में डिफरेंसेस आ गए 2,36,237 का, राइट सर। अच्छा, इसमें मैं टेबल नंबर 10 भी ऐड कर लेता हूँ, टेबल नंबर 9 सॉरी, टेबल नंबर 9 में अगर टेबल नंबर 4 में मैंने इतना टर्नओवर लिया है, सिमिलर बेस पे इतने ही मैंने टैक्स लिए हैं, टेबल नंबर 9 में यही मेरा टैक्स ऑटो पॉपुलेटेड हो रहा होगा, क्योंकि टेबल नंबर 9 कहता है कि जो मैंने 3B 18-19 के अंदर जो टैक्स पेड किया वो ऑटो पिक हो रहा है। अब मैं मूव करता हूँ टेबल नंबर 10 पे, क्योंकि मुझे अपना टर्नओवर को तो मैच करना ही होगा। यहाँ पे देखिएगा 6,39 लाख का टर्नओवर एज पर बुक्स है, 6,41 लाख का टर्नओवर एज पर पोर्टल है। इतने अमाउंट का क्रेडिट मैंने एक्सेस ले लिया पोर्टल के ऊपर, इतने अमाउंट का टैक्स मैंने एक्सेस ले लिया पोर्टल के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने एक्सेस ले लिया तो मुझे उसका रिवर्सल मैंने नेक्स्ट पीरियड में किया होगा। मैं मान के चलता हूं कि ये 18-19 का जो मैंने एक्सेस टर्नओवर एक्सेस टैक्स जो ले लिया, ये मैंने 19-20 के अंदर इसका रिवर्सल कर दिया। अगर 19-20 के अंदर रिवर्सल कर दिया तो इसको मैं कहां लेके जाऊंगा, टेबल नंबर 11। अब देखिएगा, सिमिलरली टेबल नंबर 11 में भी ले लेता हूं मैं टर्नओवर। अब मैं इसका टोटल करता हूं, टेबल नंबर 4 प्लस टेबल नंबर 10 और टेबल नंबर 11। इसको मैं सेकंड हाईलाइट कर देता हूं,
सिमिलरली टेबल नंबर 14 अगेन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देखा होगा कि टेबल नंबर 14 में कहता है कि डिटेल्स ऑफ टैक्स पेबल और पेड एज पर 10 और 11। क्या यहाँ पे माइनस फिगर भी आएगी टैक्स पेबल और पेड में? तो जो भी फिगर आएगी वो मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा। ये आपका बना जीएसटी 9 का 18-19 का फ्लो आउटवर्ड से रिलेटेड की टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 9, टेबल नंबर 10 और टेबल नंबर 11 में हमारे इस केस स्टडी से रिलेटेड की इंफॉर्मेशन क्या पिक होगी। अब मैं मूव करता हूं 9C, जीएसटीआर 9C 18-19 में। जीएसटी 9C का 18-19 5A मैं मान के चलता हूं कि 5A जो मेरा बुक्स का टर्नओवर है वो मेरा क्या होगा, यही होगा। ध्यान दीजिएगा आपके सामने टेबल नंबर 5A होनी चाहिए जीएसटी 9C की। मैंने भी इसको ओपन कर लिया है कि टेबल नंबर 5A में क्या फिगर आएगी, टर्नओवर एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ दिस जीएसटीआईएन। ध्यान दीजिएगा इसी जीएसटीएन का टर्नओवर इसके अंदर आना चाहिए। तो मेरे सामने क्या फिगर आ गई टेबल 5A में 6,39 लाख। सिमिलरली कुछ इसके अंदर 5B, 5C, 5D उसको मैं लेकर के नहीं चलता। एक सिंपल केस मेरे सामने है, आगे जाकर के मेरे पास टेबल बनती है टेबल 5Q। अगर आपने देखा 5Q की फिगर क्या आ रही होगी, ये आ रही होगी। मेरे अनरिकंसाइल्ड टर्नओवर का डिफरेंस आ गया यहाँ पे 0। मूव करता हूं मैं टेबल नंबर 9 पे, 9C का टेबल नंबर 9। टेबल नंबर 9 यहाँ पे क्या कहता है, 9 कहता है कि रिकंसिलेशन ऑफ रेट वाइज लायबिलिटी एंड द अमाउंट पेबल देयर ऑन। ठीक है जी, यहाँ पे क्या फिगर आएगी, यहाँ पे कुछ मुझे रेट वाइज यहाँ पे लायबिलिटी बतानी है, टैक्सेबल वैल्यू बतानी है और टैक्स पेबल बताना है। टेबल नंबर 9P, 9P टेबल नंबर 9P जो मेरा बनेगा वो ऑब्वियसली बात है जो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट का होगा। ये वाला 9P के बाद मैं पहुंचता हूं 9Q। 9Q को जो बनेगा देखिए, अब यहाँ पे क्या इसके अंदर इश्यूज क्या आ गया कि 3B 18-19 के अंदर मैंने 17-18 का भी टैक्स पेड किया हुआ है और 18-19 का भी टैक्स पेड किया हुआ है। बट जो मेरा टेबल नंबर 9P जो बनेगा ऑफ 9C का, उसके अंदर तो मुझे उसी साल की ही फिगर का मुझे ब्रेकअप देना पड़ेगा 5%, 12%, 18%, 28% के हिसाब से। जब मैं 9Q को मैच करूंगा, जो मेरा जीएसटी 9 का जो टैक्स पेबल बना उसमें मैं अगर करूंगा तो मेरे यहाँ पे आ जाएंगे डिफरेंसेस। और इन रीजन को मैं और ये मेरे के आगे अनरिकंसाइल्ड डिफरेंसेस। अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस का मतलब ये क्या हुआ, इसको मैं अगेन सेकंड हाईलाइट कर लेता हूं। राइट, तो हमारे सामने पोजीशन क्या आई कि अगर मैं इस तरीके से फ्लो बनाता हूं राजेश जी कि 3B 18-19 के अंदर 17-18 का भी टैक्स है, 18-19 का भी टैक्स है, 17-18 का भी टर्नओवर है, 18-19 का भी टर्नओवर है। अगर मैं इसको कंसोलिडेटेड बेस में लेके चलता हूं तो मेरे सामने पोजीशन ये बैठती है। अगर मैं इस पोजीशन को लेके चलता हूं तो मेरी टर्नओवर तो यहाँ पे मैच कर जाएगी 9C के अंदर। आपने जो यहाँ पे टेबल नंबर 11 में माइनस किया है 18-19 में, तो वो तभी माइनस होगा ना जब आप अपनी जीएसटीआर
3B के अंदर अगले सालों में आपने रिवर्सल किया। हाँ, ये हमने एज्यूम कर लिया था कि ये हमने अगले साल इसको रिवर्सल। अगर आप एज्यूम नहीं करेंगे तो यहाँ टर्नओवर में डिफरेंस आएगा। ऑब्वियसली आएगा, मैं मान के चलता हूँ कि हमने रिवर्सल किया हुआ है, तब यहाँ पे टर्नओवर में डिफरेंसेस यहाँ पे नहीं आया है, पर यहाँ पे टैक्स पेड में डिफरेंसेस आ गए। बिल्कुल आ, तो हमारे इस केस के हिसाब से हमारे टर्नओवर में डिफरेंस नहीं आएगा अगर मैं इसी वे में चलता हूँ, मेरे टैक्स पेड में डिफरेंस आएगा, और उस टैक्स पेड के डिफरेंस को मैं बता सकता हूँ कि ये वो टैक्स है जो मैंने नेक्स्ट पीरियड में रिवर्सल किया है या मैंने यहाँ पे एक्सेस पेड किया है। रीजन देना पड़ेगा, रीजन यहाँ पे देना पड़ेगा। मूविंग टू, अगर मैं आईटीसी से रिलेटेड बात करूं, अब इस आईटीसी से पहले अब मैं राजेश जी की तरफ इनका केस स्टडी डिस्कस करता हूं कि इनका केस स्टडी इसमें कैसे फिट बैठता है। मैं प्रवीण जी, मैं इसको थोड़ा सा अपने तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, और बिल्कुल ना आसान तरीके से करते हैं। इसमें फिगरें प्रवीण जी ने एक प्रैक्टिकल केस स्टडी लिया था जो इन्होंने अभी 9 और 9 की बनाई है, ये एक्चुअल फिगरें हैं। मैं बड़ा सिंपल तरीके से चलूंगा सर। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टेबल नंबर 4 जो GSTR 9 की है, उसमें फिगर्स कहाँ से उठ के आ रही है, डाटा कहाँ से उठ के आ रहा है। उसमें डाटा उठ के आ रहा है GSTR 1 से। टेबल नंबर 5 में भी डाटा उठ के आता है GSTR 1 से। और जो टेबल नंबर 9 है उसमें सर टोटल 2 कॉलम है, टैक्स पेबल और टैक्स पेड। टैक्स पेड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो कैश से कितना पे किया और एक आईटीसी से कितना पे किया। जो ये GSTR 9 की टेबल नंबर 9 है, ये GSTR 3B से उठ के आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो GSTR टेबल नंबर 4 है GSTR 1, टेबल नंबर 5 GSTR 1, और जो टेबल नंबर 9 है वो GSTR 3B से उठ के आ रही है। अब आप ये देखिए, मैं एग्जांपल लेके चलता हूं। मान लीजिए हमारी 100 रुपए की सप्लाई 17-18 की थी, जो 17-18 में दिखाना भूल गए वो 18-19 में दिखाई है, और मेरी 18-19 की टर्नओवर केवल और केवल 100 रुपए है। इसका मतलब क्या हुआ सर, 100 रुपए की मेरी सप्लाई 17-18 की थी, जिसे मैं 17-18 की 3B में दिखाना भूल गया। जब 18-19 की 3B आई तो मैंने उसमें 100 रुपए दिखा दिया, और 18-19 की मेरी एग्रीगेट टर्नओवर 100 रुपए है। तो जब मैंने 3B फाइल करी 18-19 की, तो उसमें मेरी टर्नओवर आएगी 200 रुपए और टैक्स आएगा 36 रुपए। इस सिंपल एग्जांपल को लेके चलते हैं, और टेबल नंबर 4, 5, 9 और जो 9C की टेबल नंबर 9 है और 9C का टेबल नंबर 5 है, उसको आपस में कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं इस केस में टेबल नंबर 4 में कितनी फिगरें आएंगी, क्योंकि हमने 18-19 की टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर मेरी 100 रुपए है, तो GSTR 1 में मैंने 100 रुपए दिखाई है। और मैं ये भी मान के चलता हूं कि जो 17-18 की टर्नओवर का जो पार्ट था 100 रुपए मैंने 18-19 में दिखाया, वो GSTR 1 में भी मैंने 18 रुपए दिखाया। तो सबसे पहले जो टेबल नंबर 4 है वहां पे मैं 100 रुपए लेके चलूंगा। जो GSTR 9 की टेबल नंबर 4 है, सबसे पहले मैं वहां 100 रुपए दिखाऊंगा। मैं मान के चल रहा हूँ मेरी कोई भी एग्जाम सप्लाई नहीं है, इसलिए मेरी टेबल नंबर 5 बिल्कुल जीरो है। मैं ये मान के चल रहा हूँ RCM नहीं है, इसलिए 4 जीरो, एडवांस नहीं है 4 है, वो भी बिल्कुल जीरो है। तो टेबल नंबर 4 के अंदर मेरी एग्रीगेट टर्नओवर आ गई 100 रुपए की, और टैक्स मेरा आएगा 18 रुपए का। मतलब राजेश जी, आपके हिसाब से ये इस बात पे चलते हैं कि जो मैंने 3B पोर्टल 18-19 में लिया उसको नहीं देखना है, मुझे उस पीरियड का टर्नओवर और उस पीरियड का टैक्स देखना है जो मैंने 3B 18-19 में पे किया। जी हाँ, मुझे ये देखना है कि 18-19 से रिलेटेड अगर मैंने GSTR 1 में दिखा दिया बट 3B में टैक्स पे नहीं किया, तो मुझे 3B को इस बात के लिए ध्यान रखना है कि 3B के अंदर मैंने टैक्स किस पीरियड में पे किया। मैंने 18-19 का 3B के अंदर जो अपना टैक्स है वो प्रॉपर टाइम से पे कर दिया, आगे पे नहीं किया, बट उसमें टर्नओवर मेरी दोनों सालों की आ रही है 3B के अंदर, 100 रुपए 17-18 की आ रही है, 100 रुपए 18-19 की आ रही है। तो जो टेबल नंबर 9 है, सॉरी जो GSTR 9 है उसकी जो टेबल नंबर 4 है, वहां पे मैं 100 रुपए दिखाऊंगा और अकॉर्डिंगली उसका टैक्स भी 18 रुपए होगा। अब हमें ये देखना है कि टेबल नंबर 9 में क्या रहा होगा, जो GSTR 9 की टेबल नंबर 9 है उसमें क्या रहा होगा। उसमें सर क्या रहा होगा, क्योंकि वो जो मेरा डाटा है वो डाटा आता है GSTR 3B से उठ के, वहां पे पेबल आ रहा होगा 36 रुपए सर, और पेड में भी 36 रुपए आ रहा होगा, क्योंकि GSTR 3B में तो मैंने 2 साल की अमाउंट डाली है, 100 200 रुपए डाली है, और उस पर 36 और 36 रुपए पेबल था, 36 रुपए मैंने टैक्स पे कर दिया। तो पेबल के अंदर भी 36 रुपए आ रहा होगा, पेड में भी 36 रुपए आ रहा होगा,
तो मेरा अपना ये ओपिनियन है कि मैं इस केस में अपने, क्योंकि जो मेरा पेएबल का पार्ट है वो एडिटेबल है, मैं उसको एडिट करके वहां पे 18 रुपए कर दूंगा। बट मैं पेड अमाउंट को एडिट नहीं कर सकता, वो फ्रीज है, तो दोनों में डिफरेंस रहेगा। पेएबल में 18 रुपए आएगा, पेड में 36 रुपए आएगा। ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं इसे एडिट नहीं कर सकता। और मेरा ये मानना है अगर फॉर्म में कोई करेक्शन नहीं होती है, अगर फॉर्म में कोई करेक्शन नहीं होती है तो पेएबल के अंदर आपका 18 आएगा, पेड में 36 आएगा। इसके बाद में हम जाते हैं 9C पे। जब मैं 9C की टेबल नंबर 5 की बात करता हूं, जहां पे वो मेरा पहले रिकंसिलिएशन करता है एग्रीगेट टर्नओवर का, बुक्स में मेरी टर्नओवर कितनी है, यानी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मेरी टर्नओवर कितनी है और जीएसटीआर 9 में कितनी टर्नओवर दिखाई है। तो सर आप देखिए बुक्स में जो टेबल नंबर 5A है, सॉरी जो जीएसटीआर 9C की टेबल नंबर 5A है, वहां पे एग्रीगेट टर्नओवर मेरी 100 रुपए आएगी। जब वहां पे 100 रुपए आएगी, आप ये देखेंगे जहां पे मेरा कंपैरिजन करता है, जो एनुअल रिटर्न से टर्नओवर उठ के आती है वो आती है 5Q में, और 5Q की जो टर्नओवर है वो ये कहता है 5N + 10 - 11, यानी कि टेबल नंबर 4 5 + 10 - 11, 4 के अंदर वो एडवांस को और जो आपकी वो है आरसीएम की है वो वहां से वो निकाल देता है। अगर कोई डिफरेंस आता है तो सबसे पहले वो आपका टर्नओवर में डिफरेंस आ जाएगा। अब मैंने जैसे ही आपको बताया कि 5A में 100 रुपए आएगा, और जो 5P है, जो आपकी 5Q है सॉरी, वहां पे भी आपका 100 रुपए आएगा। क्यों? क्योंकि आपने टेबल नंबर 4 के अंदर 100 रुपए डाला था, वो जो टेबल नंबर 13 के बाद जो कॉलम आता है वहां पे जो टर्नओवर का पार्ट है वो मेरा इससे मैच कर जाएगा, तो मेरा डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं आएगा। प्रवीण जी ने अपने एग्जाम्पल में ये माना था कि जो इनका डिफरेंस आ रहा है इन्होंने अगले साल में रिवर्स कर दिया है। तो मेरे केस में मैंने कुछ एजम्पशन नहीं लिया कि अगले साल में रिवर्स किया है या नहीं किया, मेरी टर्नओवर बिल्कुल 100% मैच हो गई। अब इसके बाद मैं टेबल नंबर 6 पे जाता हूँ, मेरा कोई भी डिफरेंस नहीं है, मैं कुछ रीजन नहीं दूंगा। टेबल नंबर जो 7 है किसकी, 9C की, वहां पे वो टैक्सेबल सप्लाई को रिकंसाइल करता है। जब मैं टेबल 7 के अंदर डालूंगा तो मेरी टैक्सेबल सप्लाई 100 रुपए है, अपने आप ऑटोमेटिकली रिकंसाइल हो जाएगा। इसके बाद इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टेबल नंबर 9। टेबल नंबर 9 के अंदर मुझे क्या डालना होता है, जितनी भी मेरी टैक्सेबल सप्लाई है और इनवर्ट सप्लाई है जिसपे मुझे आरसीएम में टैक्स देना है, इसका वो कंपैरिजन करता है किससे, इससे कंपैरिजन करता है कि आपने जीएसटीआर 4 के अंदर कितना टैक्स पेबल था, प्लस माइनस 10 11, वहां से जो डिफरेंस निकल के आता है उसको, यानी कि कहने का मतलब यह है कि टेबल नंबर 9 में मेरा कितना पेबल आया, वो जीएसटीआर 9 की सॉरी जीएसटीआर 9C की 9 में जो पेबल आता है उससे कंपेयर करता है। अब आप ये देखिए, जब मैं जीएसटीआर 9C की टेबल नंबर 9 में एज ए ऑडिटर वहां पे टैक्सेबल वैल्यू दिखाऊंगा, तो टैक्सेबल वैल्यू में 100 रुपए दिखाऊंगा क्योंकि मेरी टर्नओवर 100 रुपए है, एग्रीगेट सप्लाई 100 रुपए है। मैंने 3B में दिखाया था 200 रुपए, परंतु वो 2 साल का था, 18-19 का केवल 100 रुपए है, तो मैं टैक्सेबल वैल्यू 100 रुपए दिखाऊंगा और टैक्स अमाउंट भी 100 रुपए दिखाऊंगा। जब मेरा वो 9 के अंदर टैक्स उठ के आएगा, कहां पे आएगा, 9C की टेबल नंबर 9 में उठ के आएगा, तो वहां पे 18 रुपए ही उठ के आएगा और उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर 2 सालों का टर्नओवर आपका 3B में आ रहा है तो आपको जीएसटीआर 9 की टेबल नंबर 9 को बहुत ध्यान से भरना है। अगर वहां पे आपने गलती कर दी तो आपका 9C की जो टेबल नंबर 9 है वहां पे डिफरेंस आएगा। जो प्रवीण जी ने एग्जांपल लिया वहां पे हमें रीजन बताना पड़ेगा, और जो मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूं वहां पे आपको कोई रीजन बताने की जरूरत नहीं है, और 9 और 9C दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। पर हम कौन सा वे लें, यही तो एक मेन इश्यूज हैं जिसके बारे में आज हम इकट्ठे हुए हैं और ये डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक हमें ये समझ में नहीं आया है, ना ही सरकार और काउंसिल की तरफ से कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं कि मुझे टेबल नंबर 4 के अंदर या टेबल नंबर 9 के अंदर क्या मुझे दोनों सालों की ही फिगर लेके जानी या 1 साल की फिगर को ले जाकर के मैं 9C में उसको मैच करूं। मेरा इसके अंदर ये कहना है कि प्रवीण जी, फॉर्म में कोई चेंज नहीं आया, फॉर्म में कोई चेंज नहीं है, राइट। जब हमने पहले साल का भरा उसमें हेडिंग देखा तो वो हेडिंग भी ये कहता है कि आपकी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो आपने आउटवर्ड सप्लाई किया है, तो मैं ये मान के चलता हूं जो मेरी बुक्स का पार्ट बनी है, ना कि 3B का जो पार्ट बनी है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि जो मेरी बुक्स का पार्ट है वो ही मेरी जीएसटीआर 9 का पार्ट बनेगी। परंतु क्योंकि जीएसटीआर 9 के अंदर कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जहां पे एडजस्टमेंट की
एडजस्टमेंट के लिए दिए हुए हैं। जैसे आपने अपना जो अगर कोई सप्लाई छोड़ दी है, आईटीसी छोड़ दिया है और 19-20 में लिया है, तो उसके लिए अलग से कॉलम दिए हुए हैं जिसमें 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। तो जब तक फॉर्म यही रहता है, तो ये हमने अपने दोनों ओपिनियन बताए हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जीएसटीआर 9 बना इसलिए है कि जीएसटीआर 9 को आप इस तरीके से मैच करो कि आपने हमें क्या चीज दिखाई है और क्या चीज आगे कैरी फॉरवर्ड करी है। क्या चीज दिखाई है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस साल मुझे 3B के अंदर आपने मुझे क्या चीज दिखाया है, उससे आप अपनी बुक्स को कंपेयर करके आप कैरी फॉरवर्ड करो 10, 11, 12 और 13 के अंदर। बिल्कुल। तो अब प्रवीण जी, एक जी। बात और मैं ऐड करना चाहूंगा। आप ये देखिए, जो 17-18 का डाटा था हमारा, ठीक है, जो जीएसटीआर 3B में दिखाया, वो हमने कहीं ना कहीं या तो टेबल नंबर 4 में या टेबल नंबर 10 और 11 में दिखा दिया। और अगर हम दोबारा इसको दिखाते हैं, क्योंकि जीएसटीआर 3B में दोबारा आ रहा है, तो मुझे लगता है डबलिंग हो सकती है, ऐसी संभावना है। तो लेट अस मूव आउटवर्ड के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं कि फिगर की पॉपुलेशन किस तरीके से होगी। लेट अस वेट फॉर एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द जीएसटी काउंसिल। और हो भी सकता है कि कुछ हमारे सामने नए फॉर्मेट आए कि हमें 17-18 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हमें अलग से उसको अंदर डिस्क्लोज करना पड़े। लेट अस मूविंग टू अनदर केस स्टडी रिलेटेड टू द आईटीसी। अभी हमने अपना आउटवर्ड सप्लाई को डिस्कस कर लिया है। इसी तरह से कुछ जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आईटीसी से भी रिलेटेड है। जैसे आउटवर्ड सप्लाई हमने 17-18 और 18-19 की 2 सालों की जीएसटीआर 3B से उठ के आ रही है। इसी तरह से जो हमारा आईटीसी है वो भी हमारा 2 साल का हमने 18-19 की टर्म उसमें आईटीसी में दिखाया है। वो 17-18 का भी है और 18-19 का भी है। तो अभी प्रवीण जी पहले केस स्टडी लेंगे, उसके सामने आपको बिल्कुल लाइव केस है, इनका अपना केस है जिसके अंदर ये काम कर रहे हैं, और उसके बाद थोड़ा सिंपल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, हमारे सामने एक आईटीसी से रिलेटेड, इनपुट सप्लाई से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है। सबसे पहली चीज, ये आपके सामने ये कॉलम है, इसको मैं लिख देता हूं कि ये मेरे बुक्स के आईटीसी हैं और ये मेरे 3B पोर्टल के ऊपर मैंने कितना आईटीसी लिया। 17-18 के आईटीसी के बारे में ये डिस्कशन चल रहा है कि 13 लाख टोटल 33,89,000 का आपका टोटल जीएसटी था 17-18 का बुक्स के अंदर। पर मैंने अपने 3B बुक्स के अंदर 33,82,000 लिया। इसका मतलब क्या हुआ, 668 के कुछ ऐसे आईटीसी थे जो मेरे बुक्स में थे, पर मैंने पोर्टल के ऊपर 18-19 के अंदर उसका अवेलमेंट किया। सिमिलर बेस में डिफरेंसेस हैं। 18-19 में अब इसका रिवर्स हो गया कि मैंने 13,725 रुपए का एक्सेस आईटीसी अवेल कर लिया अपने 3B बुक्स में, जो मैं मान के चलता हूं कि मेरे केस स्टडी में मैंने इसका रिवर्सल कर दिया 19-20 के अंदर। देखने वाली बात क्या, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कौन सी टेबल ऐसी है जीएसटीआर 9 की जो आईटीसी के बारे में कहती है। सबसे पहली बात है टेबल नंबर 6A। देखिएगा सर, टेबल नंबर 6A में जो फिगर ऑटो पॉपुलेटेड हो रही होगी वो 3B एज पर उस साल की 3B को पिक कर रहा होगा। इसका मतलब टेबल नंबर 6A का जो पॉपुलेटेड फिगर होगा वो 14,93,000, 15,48,000 की फिगर, इसका मतलब टोटल आईटीसी मेरा आ रहा होगा 45,91,000 एज पर द नोटिफिकेशन 56 और फर्दर क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट की 6A की फिगर को आपको सिर्फ इनपुट के अंदर ही बाइफरकेट करना है। आप टेबल नंबर 6D में आप कर सकते हो, सिर्फ 2 सालों के लिए है ये, 17-18 और 18-19 के लिए। तो मैंने इसका बाइफरकेशन कर लिया। पर राजेश जी, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि टेबल नंबर 6A के अंदर जो फिगर आ रही होगी उसके अंदर 3B 17-18 की भी आ रही होगी और 3B 18-19 की भी आ रही होगी। अब मैं अपने ओपिनियन पे लेके चलता हूँ राजेश जी पहले कि 14,93,000 के अंदर मेरा 22,992 भी फिगर होगा। मैं मान के चलता हूँ कि मैंने आईटीसी लिया है और लिया भी है मेरे केस में, तो इसका मतलब ये जो 6A है इसमें 17-18 भी आ रहा है और 18-19 भी आ रहा है। मैं मान के चलता हूँ इन माय ओपिनियन कि टेबल 6A को बाइफरकेशन जो होगी वो दोनों सालों की बाइफरकेशन होगी और इनपुट के अंदर मैं बाइफरकेशन कर दूंगा, टेबल 6D के अंदर बाइफरकेशन कर दूंगा। अब मूविंग टू टेबल नंबर 7। टेबल नंबर 7 में रिवर्सल्स आते हैं, ठीक है। अगर जो मैंने करने हैं वो रिवर्सल्स आ जाएंगे और नहीं करने वो मैंने नहीं लिए। टेबल नंबर 6O-7I बहुत ही ध्यान से देखेंगे सब।
मैं अपनी GST 9 ओपन कर लेता हूँ। टेबल 6O-7I, टेबल 6O-7I कहता है नेट ITC अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन। मेरे सामने एग्जांपल क्या बना सर, दिस, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ मेरा और कोई रिवर्सल नहीं है सर, ठीक है जी। और ये जो 19,039 का मतलब क्या हुआ कि इतना ITC मैंने एक्सेस ले लिया, जो मैंने इसका रिवर्सल 19-20 में कर दिया, ठीक है जी। इसको मैं ले लूंगा टेबल नंबर 12 में, इसको मैं ले लूंगा टेबल नंबर 13 में, और इसको मैं ले लूंगा टेबल नंबर 13 में। पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अब हमको जाना है 9 के बाद 9C पे। अगर मैं 9 से 9C पे जाऊंगा तो टेबल नंबर 12 और 13 का कहीं कोई फ्लो नहीं है, पहली चीज। सेकेंडली, तो मेरा फ्लो 9C के अंदर जा रहा है कि नेट ITC मैंने 9 में कितना लिया, वो कितना लिया, टोटल 45,91,359। अब मैं 9C पे पहुंचता हूँ। सबसे पहले टेबल आपकी ITC से रिलेटेड सर 9C की है, टेबल नंबर 12, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगेन इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ GSTR 9C 12A। अब आप ही बताइए सर मेरे 12A के अंदर फिगर क्या जाएगी, मैं रीड कर लेता हूँ आपके लिए अगर आपके पास फॉर्म नहीं है सामने। ITC अवेल्ड एज पर ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने कितना ITC अवेल किया सर, कितना किया, मैंने इतना ITC अवेल किया। 12B क्या कहता है कि ITC बुक इन अर्लियर फाइनेंशियल ईयर, क्लेम इन करंट फाइनेंशियल ईयर। ITC बुक इन अर्लियर फाइनेंशियल ईयर, इतना मैंने ITC प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में बुक किया था, 17-18 में बुक किया था, बट मैंने अवेल्ड किस में किया, 18-19 में अवेल्ड किया। तो मैंने इसको ले जाता हूं यहाँ पे, यहाँ मैंने इतना अवेल्ड किया, इसको मैं हटा देता हूं यहाँ पे। 12C कहता है कि ITC बुक इन करंट फाइनेंशियल ईयर टू बी क्लेम इन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। मैं ये फिगर ले लेता हूं 13,725 रुपए की। पर ध्यान रहे, तो ये मेरी रिकॉन्सिलेशन है, इस 13,725 रुपए के अंदर 6668 भी होगा, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव फिगर आ रही है ऊपर से। मैंने क्या कहा था कि 22,992 रुपए का क्रेडिट मैंने अगले साल ले लिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने लगभग 3953 का ही क्रेडिट मैंने एक्सेस लिया है। तो ये मेरी क्या हो गई, क्यूमुलेटिव फिगर हो गई। मैं क्या करता हूं, दिस प्लस दिस, ये मेरा एक्सेस क्रेडिट हो गया। तो मैंने इस साल का 19-20 में लिया। अब जब मैं इन सबका टोटल करूंगा, 12A प्लस 12B माइनस 12C, मेरा आ गया इतने अमाउंट का क्रेडिट 12D का मैं लिख देता हूं यहाँ पे फ्लो, 12A प्लस 12B माइनस 12C। इसको हम कहते हैं कि ITC अवेल्ड एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट। 12E में कौन सी फिगर आएगी, 12E में फिगर ये वाले आ जाएगी, मेरे डिफरेंसेस यहाँ पे आ गए 0। सो दिस इज माय अनरिकंसाइल्ड ITC इन रिलेशन टू 9 का 9C में फ्लो। टेबल नंबर 14 पे पहुंचता हूं। टेबल नंबर 14 इज ऑल्सो ऑप्शनल फॉर अस, पर फिर भी अगर आप इंफॉर्मेशन देना चाहे तो परचेज के अंदर आप उस फिगर को दे सकते हो और उसका डिफरेंसेस को ला सकते हो। मूविंग टू राजेश जी की, इनका ओपिनियन इस केस में क्या होगा। सबसे पहले तो हम एक बार क्वेरी आई है, मैंने अभी क्वेरी देखी है, तो कुछ टेबल्स को बताएगा कि टेबल्स को एक बार समझ लेते हैं कि टेबल कहती क्या है। टेबल नंबर 6 और टेबल नंबर 7 जो हम ITC की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो टेबल नंबर 6 है उसके अंदर जो हमारा ITC 3B में लिया है उसके बाइफर्केशन की बात करता है जी। टेबल नंबर 6A GSTR 3B से उठ के आ रही है। टेबल नंबर 6B जो A के अंदर डाटा आया है उसको हमें B C D E F G H आगे बाइफर्केशन करना है।
उसके बाद वो बात करता है ट्रांस 1 में कितना लिया था, ट्रांस 2 में कितना लिया था। उसके बाद वो कहता है नॉट स्पेसिफाइड अबाउ, आगे उन्होंने कॉलम दिए हुए हैं। उसके बाद में टेबल नंबर 7 में जाते हैं। टेबल नंबर 7 में वो रिवर्सल की बात करते हैं। रूल 37 में कितना था, रूल 39 में कितना था, मींस हमने अगर क्रेडिटर्स की 180 डेज में पेमेंट नहीं करी रेट ऑफ इनवॉइस से, रूल 42 है, 43 कैपिटल गुड्स का है, इसके अलावा सेक्शन 17(5) का है, ट्रांस 1 का है, ट्रांस 2 का है। अगर ये हमने रिवर्सल किए हैं, ध्यान देना 3B में रिवर्सल किए हैं तो ही यहाँ पे रिवर्स करना है। बिल्कुल। इसके बाद में एक टेबल नंबर है 7J, जो 6O माइनस 7I, उन दोनों का डिफरेंस है। और ये जो 7J है ये मेरी टेबल जाती है उठ के GSTR 9C की टेबल नंबर 12 में। जो 9C की टेबल नंबर 12 है, एज ए ऑडिटर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना क्रेडिट था उसको असेसी ने GSTR 9 की टेबल नंबर 6-7 में कैसे दिखाया उसका कंपेयर करता हूं। ये तो बात हुई टेबल नंबर 6 की और 7 की। अब हम ये देखते हैं कि इसकी फिगरें कहां से उठ के आ रही हैं, और जो परवीन जी ने अभी अपना ओपिनियन दिया और मैं जो अपनी बात बताने वाला हूं आपको, उनमें कुछ डिफरेंस है या नहीं है, और प्रेजेंटेशन का इशू कहां और कैसे आ सकता है। मैं दोबारा से वही एक सिंपल एग्जांपल लेके चलूंगा सर। मान लीजिए 17-18 का कोई ITC छूट गया और वो मैंने 18-19 की 3B में ले लिया। 18-19 के अंदर मेरा ITC केवल 18 रुपए का था। कहने का मतलब ये है कि जब GSTR 3B मैंने 18-19 की फाइल की तो टेबल नंबर 6A में, क्योंकि GSTR 3B से डाटा उठ के आता है, तो वहां पे 18 रुपए आएगा। तो इसका मतलब टेबल नंबर 6A में 2 साल का डाटा उठ के आ रहा है, 36 रुपए। 17-18 का 18 रुपए और 18 का 19 का भी 18 रुपए। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये मुझे 36 रुपए बाइफरकेट करना है या 18 रुपए बाइफरकेट करना है। अगर मैं इंस्ट्रक्शंस की बात करूं जो कि अभी चेंज नहीं हुई है, फॉर्म एज इट इज एप्लीकेबल है, तो मेरा ये मानना है कि हमें टेबल नंबर 6A के अंदर जो 36 रुपए आ रहा है उसमें जो टेबल नंबर ये बात करता है BCDEFGHI तक, वहां पे हमें क्या करना है, 18 रुपए को बाइफरकेट करना है। और जो 18 रुपए हमारे पास डिफरेंस आ गया, बच गया, उसको हमें एनी अदर ITC 6M में ले जाना है। अगर मैं ओवरऑल की बात करूंगा तो ओवरऑल टोटल मेरा 36 रुपए ही आएगा, लेकिन बीच में जो 6I के अंदर जो डिफरेंस आएगा वो 18 रुपए का डिफरेंस आएगा। और अगर आपके हाथ में फॉर्म हो और आप ध्यान से देखें तो इस 18 रुपए का टेबल नंबर 6 और 7 में कोई इंपैक्ट नहीं है। कहने का मतलब ये है, बाइफरकेशन मैंने 18 रुपए का किया, लेकिन जो 18 रुपए का डिफरेंस है वो मैंने 6M अदर के कॉलम में डाल दिया, ओवरऑल मेरा टोटल 36 रुपए ही रहा। उसके बाद में अगर कुछ रिवर्सल है तो मैं वो टेबल नंबर 7 में दिखाऊंगा, और रिवर्सल नहीं है तो मैं टेबल नंबर 7 में नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 56/2019 जो 14 नवंबर 2019 को आया था, उसमें जैसे कि उन्होंने बताया था कि जब आप टेबल नंबर 6A का बाइफरकेशन करेंगे BCDEF के अंदर, तो वहां पे आपको इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस में बाइफरकेशन करने की जरूरत नहीं है। आप 6B के इनपुट में डाल दीजिए और C और D के अंदर जो आपकी फिगर्स आ रही हैं वो D के इनपुट में डाल दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि अभी बाइफरकेशन के अंदर कोई चेंज नहीं आया है। मेरे और परवीन जी के ओपिनियन में सिर्फ डिफरेंस ये है, परवीन जी कहते हैं कि आप अपना वो 6B में 36 रुपए डाल दो, और मैं ये कहता हूँ 6B में केवल 18 रुपए डालो और 6M अदर के अंदर आप 18 रुपए डालो, लेकिन टोटल दोनों का सेम आएगा। इसके बाद में हम इंपैक्ट देखते हैं कि मेरे और इनके जो डिफरेंट ओपिनियन है उसकी वजह से जो 9C है क्या उसमें कोई इंपैक्ट आता है। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि ITC से रिलेटेड 9C की कौन सी टेबल है। 9C की जो हमारी टेबल है वो टेबल नंबर 12 है। सबसे पहले टेबल नंबर 12 ये कहती है कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना क्रेडिट लिया। हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट लिया 18 रुपए। क्यों? क्योंकि 3B में ही तो केवल 36 रुपए दिखाया है, बुक्स में तो केवल 18 रुपए है ना। जो हमने 18-19 की बुक्स बनाई उसमें 18 रुपए क्रेडिट आ रहा है। अब हमें ये कंपेयर करना है किससे, जो GSTR 9 में आ रहा है। GSTR 9 के अंदर मेरा आ रहा है टोटल 36 रुपए। अब सर आप ये देखिए, जो GSTR 9C की टेबल नंबर 12E है वहां पे 36 रुपए उठ के आएगा,
और 12A में आ रहा है आपका 18 रुपए। हम 12B कॉलम देखते हैं। ये 12B कॉलम क्या देखते हैं, अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर जो ट्रांस 1 का क्रेडिट था वो हमने यहाँ पे डाला था। क्यों डाला था? क्योंकि वो ट्रांस 1 का क्रेडिट लास्ट ईयर से रिलेटेड था और हमने उसको 3B में नहीं लिया था, लेकिन GSTR 9 में आ रहा था वो, तो हमें यहाँ कंपेयर करना था। तो जो हमारा 17-18 का ITC है वो हम 12B में ले लेंगे। बिल्कुल ठीक है। जैसे ही हम 12B में लेंगे तो ऊपर हमारा जो 12A के अंदर 18 रुपए आ रहा है और हमने यहाँ पे 18 रुपए और ले लिया तो टोटल मेरा 36 हो गया। मैच हो गया। अब मैं ये मान के चलता हूँ 12C के अंदर मेरी कोई फिगर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने ये माना है कि 18-19 में केवल 18 रुपए ही था और नीचे 12E के अंदर मेरा 36 रुपए आएगा, तो दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे हो गया। तो मेरे और प्रवीण जी के ओपिनियन में जो 9C की 12A है उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे अभी प्रवीण जी भी ऐड करेंगे, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने जो आपसे डिस्कस किया टेबल नंबर 4, 5 और 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 6 और 7 और 9 भी हमने डिस्कस किया, टेबल नंबर 5 भी डिस्कस करी, 7 भी करी, 9 भी करी, 12 भी करी। एक टेबल नंबर 8 रह गई हमसे। मैं पहले अपना ओपिनियन बता देता हूँ, फिर प्रवीण जी बताएंगे। उसमें मैंने आपको क्यों बताया कि 6A के अंदर जो 36 रुपए आ रहा है वहां पे आप 6B में केवल 18 रुपए लिखो और बाकी आप ले जाओ 6M अदर के अंदर। मैंने आपको इसलिए बताया, अगर आपको ध्यान हो, जो 9 की टेबल नंबर 8 है उसका पूरी 9 में कोई इंपैक्ट नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट टेबल है। वो क्या है, कंपैरिजन के लिए है। जो टेबल नंबर 8 है, 8A है, वो क्या करती है, जो मेरी डोमेस्टिक परचेज है, मैं डोमेस्टिक इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि उसके अंदर इंपोर्ट का ITC नहीं आ रहा 2 में, RCM का नहीं आ रहा। वैसे RCM से रिलेटेड अगर मैं कहूं डोमेस्टिक है, बट मैंने आपको समझाने के लिए बोला। तो जो आपकी अदर देन इंपोर्ट है, अदर देन RCM है, वो वाला आपका डाटा आ रहा होगा 2A में। अब ध्यान देना सर, 18-19 में आपने परचेज किया था 100 रुपए का, ITC था 18 रुपए का, तो 2A के अंदर आपका 18 रुपए आएगा। अब जो ये टेबल नंबर 8A है, यहाँ पे 18 रुपए आ रहा है और वो सरकार क्या चाहती है हमसे कि 2A को आप कंपेयर करिए किससे, जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिया है। अब सर हमें ये जानना जरूरी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो ITC है वो हमने 3B में 2 सालों में लिया हो सकता है। 18-19 का 3B लिया, 18-19 का ITC हमने 18-19 में लिया हो सकता है और 18-19 का हमने 19-20 में लिया हो सकता है। जो 18-19 का ITC है हमने 18-19 में लिया, वो सर टेबल नंबर 6A में आया और उसको हमने बाइफरकेट किया B में। अब आपको मेरे एग्जांपल में ध्यान होगा कि 6A में तो 36 रुपए आ रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि टेबल नंबर 6B में केवल 18 रुपए दिखाइए, बाकी 18 रुपए अदर में ले जाइए। तो जो आप देखेंगे टेबल नंबर 8B, वहां पे वो ये कहता है 8B में क्या दिखाना है, 8B में दिखाना है 6B एंड 6H। तो 6B से उठ के क्या आएगा साहब, 18 रुपए आएगा। मैंने अपने एग्जांपल में आपको बताया था कि मेरा 18-19 का ऐसा कोई भी क्रेडिट नहीं है जो हमने 18-19 का 19-20 में लिया हो। अब जब मैं 8C में जाता हूं तो वो ये कहता है अगर आपका 18-19 का कोई क्रेडिट छूट गया है और आपने 19-20 में ले लिया है, कहने का मतलब ये है जो टेबल नंबर 9 के टेबल नंबर 13 में आ रहा है वो ही मैं 8C में ले जाऊंगा, वहां पे तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो सर टेबल नंबर 8 में मेरा 18 रुपए आ रहा है, टेबल नंबर B में भी मेरा 18 रुपए आएगा, जो D के अंदर मेरा कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अब प्रवीण जी थोड़ा इस पे प्रकाश डालेंगे कि इनके वाले केस में डिफरेंस आ सकता है या नहीं आ सकता और उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। प्रवीण जी देखिए हमारा केस जो है, मैं लेट अस ओपन इट। ये हमने फ्लो देखा था टेबल नंबर 6 और टेबल नंबर 6 ऑफ GSTR 9 का और टेबल नंबर 12 ऑफ GSTR 9 से। टेबल नंबर 8 ऑफ GSTR 9 और टेबल नंबर 14 ऑफ GSTR 9 से ये दोनों ही ऑप्शनल है। क्यों है ये पता नहीं, कि क्योंकि 2A का डेटा पॉपुलेट किस डेट तक होगा, और ये जो 2A का डेटा टेबल नंबर 8 के बारे में बात करूं, टेबल नंबर 8 के अंदर जो डेटा जो हमने मैंने अपने इसी केस में लास्ट डे पे ही देखा था राजेश जी, कि इसके अंदर जो डेटा पॉपुलेट हो रहा है वो 2018-19 का 2A का पॉपुलेट हुआ है। ठीक है जी। अब आपके वाले केस में
जो मेरा 2A के अंदर जो पॉपुलेट हो रहा होगा, और 8B क्या कहता है? 8B कहता है कि जो मेरा जो मैंने 3B में लिया है, ठीक है, 3B 18-19 में लिया है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 3B जो मैंने 18-19 में लिया है। 8C क्या कहता है? जो मैंने 3B 19-20 में लिया। मेरे वाले केस में क्या है कि 8B के अंदर जो मैंने 3B 18-19 में लिया, मैं कौन सी फिगर ले जाऊंगा सर? ये वाली। राइट। 3B 19-20 में कौन सी फिगर ले जाऊंगा? ये वाली। क्योंकि मैंने 19-20 में तो इतना ही लेना है ना, इतना ही रिवर्सल करना है। पर ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको क्यूमुलेटिव लेके चलता हूं, मेरा एक्चुअली में तो सिर्फ 7,000 रुपए का ही क्रेडिट है जो मैंने 19-20 में रिवर्सल करना है। तो मेरे हिसाब से क्या बनेगा? 8C में मैंने कितना लिया, इसका मतलब मैंने 19-20 में कितना और लेना है? इतना ही लेना है। अगेन इट डिपेंड अपॉन योर वर्किंग, की आपकी वर्किंग क्या कहती है कि आपने 3B 18-19 में कितना लिया है, 3B 19-20 में कितना लिया है, और जो 3B मैंने 18-19 में लिया है उसके अंदर 3B 17-18 का भी आ रहा है सर। बिल्कुल। ठीक है, अब आपको इस तरीके से, अब यहाँ पे मैं मान के चलता हूं कि मेरा जो एक्चुअल 2A में आ रहा होगा वो इतना ही आ रहा होगा। मान लीजिए कि जितना मैंने बुक्स में ITC लिया है उतना ही मेरा 2A में आ रहा है। तो 8A को मुझे कंपेयर करना है 8B और 8C से। फॉर्मूला क्या बनता है? 8A minus 8B 8A minus 8B minus 8C equals to 8B. 8B. 8A minus 8B minus 8C. तो कहीं ना कहीं ये मेरी फिगर आ गई, मेरे एग्जांपल के हिसाब से 17-18 का डिफरेंस आ गया। और राजेश जी वाले केस में क्या होगा कि टेबल 6 में जो इन्होंने फिगर जो बाइफरकेशन करी वो सिर्फ 18-19 की बाइफरकेशन करी। अगर मैं 18-19 की ही फिगर को बाइफरकेशन करता हूं तो इसमें यहाँ पे डिफरेंस नहीं आएगा। अगेन डिपेंड अपॉन कि फ्लो आपको क्या ले जाना है। 9C में आपको अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस बताना है। बोथ वेज आर ओके, कोई इसमें गलत नहीं है, कोई इसमें सही नहीं है। इट ऑब्वियसली एज ऑन डेट हमारे हिसाब से जो वर्किंग है एज पर दी पोर्टल, सॉरी एज पर दी फॉर्मेट और एज पर दी इंस्ट्रक्शन और एज पर दी फ्लो ऑफ 9 to 9C का। ओवर टू राजेश जी। मैं ये कहूंगा, देखिए अभी जो हमारे सामने सिचुएशन अवेलेबल है और जो हमारी टेबल्स बता रही है उसके बेस पे हम कुछ डिस्कशंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। डिफरेंट एक्सपर्ट के व्यू डिफरेंट हो सकते हैं। ये नहीं है कि हमारा फर्म व्यू है कि ऐसा ही होगा। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट इस फॉर्मेट में कुछ चेंज लेके आए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से डेट एक्सटेंड हुई है कहीं ना कहीं लग रहा है मुझे कि ये फॉर्मेट चेंज हो सकता है। और मैं प्रवीण जी एक चीज और कहूंगा कि हमें अब कुछ उन चीजों को भी डिस्कस कर लेना चाहिए अदर देन नहीं जो हमारी 9 और 9C से रिलेटेड है, क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंट क्वेरी आई है 17-18 से रिलेटेड 9 और 9C भरी गई है, उसमें जो असेसिन है, इवन मैं ये कहूंगा जो टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, जो ऑडिटर्स हैं, उन्होंने भी जो गलतियां करी हैं वो गलतियां दोबारा ना करें। तो हमें उन 2-3 पॉइंटों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि अगर मान लीजिए फॉर्म चेंज नहीं होता तो हमारी 9 और 9C जाए। और मैं आपको एक चीज और इसमें ऐड कर दूं सर, 9 और 9C का फॉर्म इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर आपने एक जगह गलती करी, 9 में गलती करी तो 9C में पकड़े जाओगे, 9C में गलती करी तो आप कहीं ना कहीं सर 9C से आपका डाटा मैच नहीं होगा। तो मुझे ये लगता है कुछ ऐसी 2-3 मिस्टेक्स मैंने देखी हैं जो 9 और 9C के टाइम पे हुई हैं। जिस तरह से हमारे पास में क्वेरीज आती हैं डिफरेंट पूरे ऑल ओवर इंडिया से, तो परवीन जी के पास भी कुछ मैटर होगा
मेरे पास भी कुछ क्वेरीज है, मैं पहले प्रवीण जी को कहूंगा वो कुछ क्वेरी डिस्कस करें, और हमारे व्हाट्सएप पे भी कुछ क्वेरीज आई हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम जो हमारे पास जो हमने लाइनअप कर रखी है वो क्वेरीज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 सवाल हमारे सामने थे जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि आउटवर्ड और आईटीसी की मैचिंग कैसे होगी। थर्ड पॉइंट पे हम चलते हैं कि सर एक एडजस्टमेंट ऑफ डिमांड एंड पेनल्टी जो डिपार्टमेंट ने रेज करी हैं उनके बारे में क्या डिस्क्लोजर 9 और 9C में जाएगा। ये क्वेश्चन है हमारे, कल एक पर्सन मेंबर्स का सवाल था कि ये जो टेबल नंबर 14 है आई थिंक सो कि डिमांड और रिफंड का कौन सा टेबल है आपका, मे बी 9 का जीएसटी 15 में रिफंड की बात करता है वो, टेबल नंबर 15 में, टेबल नंबर 15 रिफंड एंड डिमांड से रिलेटेड बात करता है। इसके अंदर देखिएगा ये टेबल नंबर 15, 16, 17, 18 इज ऑप्शनल फॉर एवरी टैक्सेबल पर्सन, चाहे आपकी टर्नओवर कितनी भी हो, इट इज इररिलेवेंट फॉर द टर्नओवर। 18, 19 और 17, 18 दोनों के लिए ऑप्शनल है। बट अगर आप इसको फिल करना चाहते हैं तो इसके अंदर क्या आपको फिल करना है, ओवर टू राजेश जी, कि ये कौन इसके अंदर उस साल की डिमांड की इंफॉर्मेशन मुझे देनी है, उस साल के रिफंड की इंफॉर्मेशन देनी है, या पिछले सालों की इंफॉर्मेशन इस साल आई है वो देनी है। देखिए मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि हमें ये जानना जरूरी है कि कौन कौन सी टेबल हमारे लिए ऑप्शनल कर दी गई जी। अगर मैं बात करूं सर, देखिए टेबल नंबर 4 मैंडेटरी है, लेकिन इसमें कुछ पार्ट्स ऑप्शनल कर दिए थे जो हमारे डेबिट क्रेडिट नोट है एडजस्टमेंट के थे। इसी तरह से टेबल नंबर 5 में भी मैंडेटरी है, बस कुछ पार्ट्स ऑप्शनल कर दिया, उन्होंने बोल दिया मेन के अंदर इसे ऐड कर दीजिए। 6 मैंडेटरी है, 7 मैंडेटरी है, 8 का उन्होंने ऑप्शनल कर दिया था, और साथ में ये बोला था अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो जो आपके हिसाब से ठीक है ना, वो 8A से लेके D तक आप पीडीएफ अटैच कर दीजिए 9C के साथ में, और उसके अंदर आपको ना ऑडिटर के सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप केवल पीडीएफ बना के उसे अटैच कर सकते हैं। इसके बाद टेबल नंबर 10, 11, 12, 13, 14 ये हमें भरनी है। उसके बाद में सर टेबल नंबर 15, 16, 17, 18, 15 के अंदर डिमांड है और रिफंड है। 16 के अंदर 3 इंफॉर्मेशन उन्होंने बोला था, एक कंपोजिशन डीलर की है, एक डीम्ड सप्लाई जो मान सकते हैं हम जॉब वर्क से रिलेटेड है, और एक उन्होंने और इंफॉर्मेशन मांगी थी वो है। उसके बाद उन्होंने इनवर्ट सप्लाई की एचएसएन कोड वाइज मांगी थी, और आउटवर्ड सप्लाई की एचएसएन कोड वाइज मांगी थी, वो सब हमारी ऑप्शन कर दी। अब प्रवीण जी का क्वेश्चन था, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चलता हूं। मान लीजिए एक ई-वे बिल से रिलेटेड कोई पेनल्टी लगी, 1 लाख रुपए का कोई पेनल्टी है, तो डिपार्टमेंट ने क्या किया, 1 लाख रुपए की आपकी पेनल्टी लगाई और 1 लाख रुपए का टैक्स जमा करवाया, जिसका सेक्शन 17(5) में हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा, और हमने आउटवर्ड सप्लाई के हिसाब से 1 लाख रुपए का टैक्स और जमा किया, तो टोटल हमारा ये हो गया 3 लाख रुपए का। कई केसेस में सर क्या हुआ है, मैं स्टेट का नाम नहीं लूंगा, जहां मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको, वहां पे जब इनिशियल स्टेज में पेनल्टीज लगी थी तो वहां पे ऑफिसर्स ने किसी भी टाइप की कोई एडजस्टमेंट नहीं करवाई, बस चालान देखा और उन्होंने जो भी मटेरियल था उसको रिलीव कर दिया। अब ये एसएससी की ड्यूटी थी कि वो उस पेनल्टी को और उस टैक्स को जिसका उसे क्रेडिट नहीं मिलना था प्रॉपर तरीके से DRC 03 के थ्रू वो एडजस्टमेंट करता। अब कई केसेस में सर क्या हुआ, जो टैक्स कैश के थ्रू पे हुआ, एसएससीज ने उसका भी क्रेडिट ले लिया, जिसका कि सेक्शन 17(5) के हिसाब से जो 129 और 130 हमारा जो सेक्शन है जो कहता है कि अगर आपने उस सेक्शन के अंदर टैक्स जमा कराया तो उसका आईटी से नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन ये है, क्या हमें टेबल नंबर 15 के अंदर प्रेजेंट में 18-19 में इसकी कोई एडजस्टमेंट करनी है? तो मेरा ओपिनियन ये है, ये टेबल पहले भी ऑप्शनल थी, अभी भी ऑप्शनल है, हमें कुछ इसमें नहीं दिखाना। लेकिन एज ए ऑडिटर जब मैं इसका 9C के अंदर अपना काम करूंगा, अपनी ये देखूंगा कि एसएससी के ऊपर कितनी पेनल्टी बनी, उसने पे करी या नहीं करी, उसने रिकमेंडेशन दी या नहीं दी, तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। पार्ट 5 के अंदर, पार्ट 5 के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, और सर मैं टेबल 9 में भी जाऊंगा, क्योंकि 9 में भी वो कहता है कि आपका कितना टैक्स पेबल बनता है, कितना इंटरेस्ट है, कितना पेनल्टी है। और सर मैं आपको एक चीज और बताऊं, अभी जो 18-19 की 9 डाउनलोड हुई है उसमें पूरी इंफॉर्मेशन तो आ नहीं रही, और इवन सर कुछ केसेस में जिनमें पेनल्टी लगी है, तो जो पोर्टल है वो टेबल नंबर 9 के अंदर अगर कोई पेनल्टी वगैरह पे की है तो सर पेनल्टी दिखा नहीं रहा। तो एज ए ऑडिटर मेरी ये ड्यूटी बनेगी सर, मुझे ये देखना है कि इस एसएससी के ऊपर क्या वास्तव में कोई पेनल्टी लगी है,
और अगर वो पेनल्टी लगी है तो सर एसएससी नहीं दिखाएगा 9 के अंदर, क्योंकि वो ये मान लेगा ये ऑप्शनल है, लेकिन 9C में मुझे दिखाना पड़ेगा। और 9C में मुझे सर क्या करना पड़ेगा, एक तो मुझे पेनल्टी भी दिखानी पड़ेगी और उस टैक्स का उसने जो क्रेडिट ले लिया क्रेडिट भी नहीं लेना चाहिए था। सर मुझे आईटीसी रिवर्सल कराना पड़ेगा या और टैक्स डिमांड के लिए और टैक्स पेमेंट के लिए उसको रिकमेंड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट के लिए भी रिकमेंडेशन देनी पड़ेगी। तो ये जो पेनल्टी वाला पोर्शन है ना सर बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़े ध्यान से ऑडिटर को काम करना पड़ेगा। आगे प्रवीण जी मुझे लगता है कि ये वाली जो क्वेरी है जो हमारे सीए साहब ने की है एड्रेस हो गई होगी सर। जी, एक और इसमें सवाल था सर कि मैंने जॉब वर्कर को माल भेजा, अब माल भेजा और वापस आना चाहिए 180 डेज के अंदर एज पर सेक्शन 143। अगर वो माल वापस नहीं आता, 6 मंथ के अंदर वापस नहीं आता, तो यू हैव टू ट्रीट एज अ डीम्ड सप्लाई। वो चेकिंग कैसे होगी? एक मेंबर्स का एक सवाल था, तो काउंटर मेरा क्वेश्चन था कि सर ये तो स्टॉक रजिस्टर मेंटेन हुआ होगा, उसके स्टॉक रजिस्टर से मेंटेन हुआ होगा, डिलीवरी चलान गया होगा, डिलीवरी चलान आया होगा, तो उस केसेस में मुझे चेक करना पड़ेगा कि डिलीवरी इन और डिलीवरी आउट के बीच में नंबर ऑफ डेज के डिफरेंसेस अगर 180 डेज से ज्यादा हैं, यू हैव टू ट्रीट एज अ डीम्ड सप्लाई। ओवर टू राजेश जी, अगर स्टॉक रजिस्टर मेंटेन नहीं होता तो उस केसेस में इसको कैसे चेक करें? सबसे पहले तो जो भी प्रवीण जी ने आपको बताया डीम्ड सप्लाई जॉब वर्क के केस में, पहले हम थोड़ा सा इस प्रोविजन को समझ लेते हैं। फिर सेक्शन 143 है जो जॉब वर्क से रिलेटेड बात करता है। जॉब वर्क में इनपुट भी जा सकता है और सर कैपिटल गुड्स भी जा सकती है। अगर इनपुट जाता है तो जिस डेट को वो हमारा इनपुट गया है उसके 1 साल के अंदर अंदर वापस आ जाना चाहिए, और कैपिटल गुड्स गई है तो सर 3 साल के अंदर अंदर वापस आ जानी चाहिए, जो अभी लॉ अमेंडमेंट करके पहले इस पीरियड को एक्सटेंड नहीं कर सकते थे, लेकिन अब इस पीरियड को भी कुछ सर्कमस्टांसेस में एक्सटेंड किया जा सकता है। अब लॉ क्या कहता है, अगर आपका 1 साल या 3 साल जैसे भी आपकी सिचुएशन हो, क्योंकि 3 साल वाली सिचुएशन तो अभी आई नहीं है, और पहला साल था तो पहले साल में तो 9 महीने हमारे पूरे हुए थे। मान के चलिए सर 1 जुलाई को कोई जॉब वर्क के लिए मटेरियल चला गया, क्योंकि पहला साल था, 17-18 था, हमने ध्यान नहीं दिया, परंतु क्योंकि सर 18-19 में पहला साल पूरा हो चुका है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन कौन सा मटेरियल था जो जॉब वर्क के लिए गया और 1 साल के अंदर वापस नहीं आया। अब देखने की जरूरत क्यों पड़ी? देखने की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि सर प्रोविजन ये कहते हैं अगर आपका 1 साल के अंदर माल वापस नहीं आया तो जो मटेरियल गया था उसको डीम्ड सप्लाई माना जाएगा और उसी डेट से माना जाएगा जिस डेट से वो ओरिजिनली गया था, और उसी डेट से आपका टैक्स लगेगा और आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अब सर जहां पे बिग कंसर्न है, जहां पे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, जहां पे गुड कंसल्टेंट्स हैं, वहां पे उन्होंने क्या किया है, सारे डाटा को अच्छी तरह मेंटेन किया है। और मैं आपको एक बात बता दूं, बीच में ITC 04 भी आया था जिसकी डेट टाइम टू टाइम एक्सटेंड होती रही थी, और कुछ पीरियड के लिए तो गवर्नमेंट ने वेव भी कर दिया था, फर्स्ट ईयर के वेव कर लिया जैसे प्रवीण जी बता रहे हैं, तो सर उन्होंने ITC 04 भी नहीं भरा। अगर मैं एज ए ऑडिटर बात करूं तो मेरे को इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से चेक करने की जरूरत है, क्योंकि अगर सर मान लीजिए जॉब वर्क के लिए मटेरियल गया, मैंने चेक नहीं किया और वो वापस नहीं आया, डीम्ड सप्लाई बन गई और मैंने उसको 9C में भी रिकमेंड नहीं किया, तो सर आप मान सकते हैं एज ए ऑडिटर मैंने किस तरीके से काम किया है। अब यहाँ पे मुझे क्या चीज चेक करनी चाहिए ताकि मुझे ये पता लग जाए कि जॉब वर्क के लिए अगर कोई मटेरियल गया है वो डीम्ड सप्लाई बना है या नहीं बना। कहने का मतलब ये है वो 1 साल के अंदर वापस आ गया है नहीं आया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा सर आपका स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक मूवमेंट रजिस्टर। हमें सबसे पहले ये देखना है क्या जिस एंटिटी का हम ऑडिट करने जा रहे हैं वो स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करती है या नहीं करती। अगर वो स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करती है तो सर आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन सा स्टॉक जॉब वर्क पर्पज से उसके पास से गया है, तो आपको बड़ी आसानी से पता लग जाएगा कि जॉब वर्क के लिए कितना मटेरियल गया और वो किस डेट को गया और वो वापस आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया है तो आप बिल्कुल आराम से ये मान सकते हैं कि सर 1 साल हो गया और उस पर टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। पहला सिचुएशन तो सर ये हो गई। दूसरी सिचुएशन सर ये मान के चलिए उसने स्टॉक रजिस्टर ही मेंटेन नहीं किया, वो स्टॉक रजिस्टर ही मेंटेन नहीं करता, उस केस में क्या होगा सर? उस केस में बहुत मुश्किल है ये पता लगाना कि कौन सा मटेरियल कब गया और कौन सा मटेरियल नहीं आया। परंतु सर आप दूसरी तरफ ये देखिए एज ए ऑडिटर जब मैं 9C फाइल करूंगा तो मुझे ये बताना पड़ता है
कि असेसी ने सेक्शन 35 के हिसाब से सारे रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं या नहीं किए। अगर मैं सेक्शन 122 देखता हूं और उसका सबसेक्शन 1 देखता हूं, क्लॉज 16 या 17 अगर मैं पढ़ता हूं, तो वो ये कहता है कि वो सभी रिकॉर्ड जो मेंटेन करने चाहिए थे नहीं किए, तो 10,000 या जितना टैक्स बनता है उन दोनों में से ज्यादा होगा, वो पेनल्टी रिकमेंड करनी पड़ेगी। तो सर एक तरफ तो क्या है, मैं जॉब वर्क को इसलिए चेक नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरा रजिस्टर मेंटेन नहीं है, दूसरी तरफ मैं अपनी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि स्टॉक रजिस्टर मेंटेन नहीं है, तो कहीं ना कहीं सर कंट्राडिक्टी हो जाएगा। तो मेरे को बुक्स में अंदर जाके ये देखना पड़ेगा कि जॉब वर्क के लिए मटेरियल चला गया नहीं चला गया। अब एसएससी कहता है मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, सर मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। सर तीसरी चीज हम ये इससे पता लगा सकते हैं जॉब वर्क के लिए माल गया नहीं गया, हम ये पता लगा सकते हैं कि एसएससी की बुक्स में जॉब वर्क चार्ज डले हैं या नहीं डले हैं। सर जो भी कोई एसएससी होगा वो अपनी बुक्स में जॉब वर्क चार्ज तो डालेगा। सर मैं जॉब वर्क चार्ज उसकी बात नहीं कर रहा जो 18-19 में डले हैं, सर मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 19-20 में डले हैं। आप ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए मेरा जॉब वर्क का मटेरियल 18-19 में गया और 19-20 में वापस आया, 17-18 में आया, 19-20 में वापस किया, तो सर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये जॉब वर्क चार्ज किस मटेरियल से रिलेटेड है। इवन सर 18-19 में भी ये हो सकता है कि 17-18 में गया हो और मार्च में जॉब वर्क चार्ज डले हो या उसने कोई प्रोविजन बनाया हो, तो वहां से हम इस चीज को कैच कर सकते हैं कि सर ये मटेरियल आपका जॉब वर्क के लिए गया था, तो 1-to-1 कोरिलेशन बना सकते हैं। दूसरी चीज, सर अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है डेफिनेटली वही भेजेगी जॉब वर्क के लिए, क्योंकि ट्रेडर जॉब वर्क के लिए नहीं भेजेगा। जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर जॉब वर्क के लिए मटेरियल भेजती है तो सर कहीं ना कहीं वो इस बात का रिकॉर्ड जरूर रखती है कि कौन कौन से कंपोनेंट उसमें यूज हुए और उसका फिनिश प्रोडक्ट कब तैयार हुआ। जब कंपोनेंट यूज हुए, फिनिश प्रोडक्ट तैयार हुआ, थोड़ी सी सर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी देखेंगे तो उससे आपको ये पता लग जाएगा कि जो जॉब वर्क के लिए मटेरियल जाता है वो कितने दिन में वापस आता है। खासकर आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा सर ऐसा, लेकिन कुछ फिर भी ऐसे सर्कमस्टांसेस एग्जांपल मिल सकते हैं जहां पे आपको ये देखना जरूरी है कि 1 साल से ऊपर होगा कि नहीं होगा। अगर मान लीजिए 1 साल से ऊपर हो गया तो क्या करना है। सर टेबल नंबर 16 के अंदर ये इंफॉर्मेशन आनी है 9 में, एसएससी देगा नहीं क्योंकि ऑप्शनल है, हमें ओरिजिनल डेट निकालनी है। अब सर एक चीज को हम यहां से भी पकड़ सकते हैं, कुछ एसएससी ने क्या किया, स्टॉक रजिस्टर मेंटेन नहीं किया। मैं ये मान के चलता हूं सर जॉब वर्क चार्ज भी नहीं डाला उन्होंने, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, सर डिलीवरी चालान तो बनाया होगा। अगर वो डिलीवरी चालान बनाते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन सर उन्होंने जीएसटीआर 1 में डेफिनेटली दी होगी। अगर उन्होंने डिलीवरी चालान बनाया है और डिलीवरी चालान की नंबरिंग आपके पास में आ रही है, तो वहां से आप पता लगा सकते हैं डिलीवरी चालान का पर्पज क्या है। जैसे कि मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल देता हूं, अगर टेबल नंबर 9 की आप जीएसटीआर 9 की टेबल नंबर 16 को देखेंगे तो वहां पे एक इंफॉर्मेशन और मांगता है, अगर अप्रूवल के लिए गुड्स गई है वो 180 डेज में वापस आई है कि नहीं आई, वहां पे भी तो सर डिलीवरी चालान के बेस पे गई होगी। तो सर थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा और दिमाग लगा के आप ये पता लगा सकते हैं कि एसएससी की जो गुड्स हैं इनपुट से रिलेटेड जो जॉब वर्क के लिए गई है वो 1 साल के अंदर वापस आई है नहीं आई है। ये हमारे ऊपर सर मुझे लगता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको चेक करना जरूरी है। पर प्रैक्टिकल ऐसे भी सिचुएशन होती है कि स्टॉक रजिस्टर मेंटेन नहीं होता, साथ के साथ डिलीवरी चालान्स भी रिकॉर्ड नहीं होते। इवन आपने बोला जीएसटीआर 1 में गया होगा, इवन जीएसटीआर 1 में भी नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं गए हुए सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्डली डिलीवरी स्टॉक रजिस्टर मेंटेन नहीं होते, सेकंड डिलीवरी चालान मेंटेन नहीं होते, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं होते, तो हाउ वी कैन चेक कि डिलीवरी कब हुई और कब आई और कितने दिनों बाद आई। आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझना पड़ेगा, आपको स्टॉक रजिस्टर देखना पड़ेगा, आपको कंपनी के जॉब वर्क चार्जेस देखने पड़ेंगे, एक्सपेंसेस लुक आउट करने पड़ेंगे। साथ के साथ अगर सामने वाला जॉब वर्कर है तो उसकी भी कहीं ना कहीं आप उससे भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, ऑडिट इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो ये चेकलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डीम सप्लाई माना जाएगा, टैक्सेबल माना जाएगा। जिस डेट पे माल भेजा गया उस डेट से सप्लाई मानी जाएगी, उस डेट से टैक्स कैलकुलेट होगा, उस डेट से इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सावधानी बात है इस जॉब वर्क और सेल ऑन गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस से रिलेटेड। मूविंग टू आरसीएम की लायबिलिटी, इट्स द सेम। अगर आपने 17-18 में भी अगर इसका ट्रीटमेंट किया होगा, इट्स द सेम ट्रीटमेंट इन रिलेशन टू द रिवर्स चार्ज
रिवर्स चार्ज के लिए सिर्फ एक इकलौता कॉलम है, एक इकलौती रो है, सॉरी एक इकलौती रो है 4G ऑफ GSTR 9 की, जिसके अंदर आपको बताना है कि कितनी इस साल की रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी का टैक्सेबल पार्ट है और उसके ऊपर कितना GST आपका पे है। अगर आप कहते हो कि मैंने कोई RCM की लायबिलिटी 18-19 की 18-19 में पे करी तो टेबल नंबर 4G में वो फिगर चली जाएगी और टेबल 9 में उसका टैक्स पेड आ जाएगा। अगर आप कहते हो कि 18-19 की रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी मैंने 19-20 में पे करी तो उस केसेस में ट्रीटमेंट क्या होगा, जैसे कि हम पीछे 17-18 में भी ये किया करते थे कि 4G में उसकी टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी और टेबल नंबर 10 और टेबल 14 में उसका टैक्स पेड आ जाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे एक और मैं इसमें ऐड कर देता हूँ राजेश जी, कि अगर 17-18 की लायबिलिटी मैंने 18-19 में पे करी, उसका ट्रीटमेंट इस केस में क्या होगा GSTR 9 की एनुअल रिटर्न के अंदर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर 17-18 का कोई हमारा RCM था और 17-18 का था, वो हमने 18-19 में पे किया तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? मैंने GSTR 9 की एनुअल रिटर्न और 9C में नहीं लिया, उसको नहीं लिया। हाँ, कल ये सवाल था हमारे सामने। ठीक है सर, देखिए जैसे कि अभी सबसे पहले मैंने आपको बताया, अगर मान लीजिए आपने उसको 18-19 में पे किया है, अगर आपने उसको 18-19 में पे किया है तो वो आपकी GSTR जो 9 की टेबल नंबर 6A है वहां पे आएगा जी, क्योंकि 3B के थ्रू आ जाएगा। ठीक है, 9 की GSTR 9 की टेबल 6A बिल्कुल 6A में आएगा। 6A में से फिगर तो वो आएगी ना जो 3B का पॉपुलेटेड जो PO में आ गया वहां पे नहीं आएगा। नहीं, टेबल 6A में तो आएगी फिगर सर, जो टेबल नंबर 6A के अंदर आएगी ना, वो वाली फिगर आएगी जो GSTR 3B में हमने क्रेडिट लिया जी, वो वाली आएगी। वो वाली फिगर आएगी। ऑब्वियसली मैंने 17-18 का 18-19 में क्रेडिट लिया तो वो फिगर भी आ रही होगी उसके अंदर। बिल्कुल जी। मेरा इसमें मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि RCM के केस में पहले आप पेमेंट करेंगे फिर क्रेडिट लेंगे। बिल्कुल, अगर 17-18 का आपने RCM 18-19 में पे किया तो आप सर उसका 18-19 में क्रेडिट लेंगे, 18-19 का 19-20 में पे किया तो 19-20 में लेंगे। अब यहाँ पे दो तीन छोटी छोटी चीजें ऐड कर देता हूँ सर। मैंने जो पाया, जो पीछे 9 और 9C गई है, उस केस में सर एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। 17-18 का RCM था, 18-19 में पे कर दिया तो जो मैंने 9 और 9C पीछे गई है उसमें कई 9 और 9C में क्या पाया कि उन्होंने क्या किया, टेबल नंबर 4G के अंदर RCM की कोई लायबिलिटी नहीं दिखाई। ठीक है, GSTR 9C में भी RCM से रिलेटेड कोई लायबिलिटी नहीं दिखाई। उन्होंने क्या किया, सिर्फ इंटरेस्ट की रिकमेंडेशन दी। इंटरेस्ट की रिकमेंडेशन क्यों दी? क्योंकि जो टाइम ऑफ सप्लाई है सर्विसेज सेक्शन 13 वो ये कहता है अगर आपने RCM से रिलेटेड कोई भी पेमेंट कर दी और आपने विद इन 60 डेज उसका टैक्स की पेमेंट करनी है। क्योंकि ना तो वहां पे मेरा इनवॉइस था, जब इनवॉइस नहीं था तो सेक्शन 16(2) की जो कंडीशन है वो पूरी नहीं हुई और मैंने पेमेंट भी नहीं करी, एक और कंडीशन पूरी नहीं हुई, तो सेक्शन 16(2) की मेरी दो कंडीशन पूरी नहीं हुई। जब दो कंडीशन पूरी नहीं हुई तो 17-18 में तो बना ही नहीं। मेरी एलिजिबिलिटी कब बनी? 18-19 में। तो उन्होंने क्या किया, जो रिकमेंडेशन डाली, भाई क्योंकि लायबिलिटी तो बन गई थी पेमेंट करने की, इसलिए उन्होंने रिकमेंड किया सिर्फ इंटरेस्ट। कहां पे रिकमेंड किया? 9C के अंदर। और उन्होंने बिल्कुल भी ना लायबिलिटी रिकमेंड करी ना ITC रिकमेंड किया। वो किया कहां पे सर? 18-19 में GSTR 3B में लायबिलिटी भी दिखाई और ITC भी उसका ले लिया, ये काम किया। तो अब इसका ट्रीटमेंट 17-18 का जो RCM की लायबिलिटी 18-19 के 3B में पे करी, उसका क्या मुझे ट्रीटमेंट 18-19 के एनुअल रिटर्न में लेना होगा या नहीं लेना? मेरा इसके अंदर ये कहना है सर, हम ये मान के चलेंगे, जो मेरा व्यू है, ये तो 18-19 का क्रेडिट बन गया जी। तो जिस तरह से हमने अभी पीछे आपसे जो भी डिस्कस किया कि टेबल नंबर 6 में क्या आएगा, 7 में क्या आएगा, 12B में क्या आएगा, उसी तरह से सर इसका ट्रीटमेंट होगा। इसका मेरे हिसाब से कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा, अभी प्रवीण जी एक क्वेरी और डिस्कस कर लेते हैं, मेरे पास भी है। क्वेरी ये है, एक आउटवर्ड सप्लाई है 100 रुपए की, ठीक है जी, वो सप्लाई 18-19 की है, वो GSTR 3B के 18-19 में कहीं नहीं डाली, ठीक है, 19-20 में भी कहीं नहीं डाली। हम दोनों का, मेरा और प्रवीण जी का उसमें ओपिनियन ये है कि वो टेबल नंबर 4 में आए। इंस्ट्रक्शंस भी यही कहती है, अगर आपने टैक्स पे कर दिया तो पहले 3B को चेक करो
आपने 18-19 में टैक्स पे किया तो टेबल नंबर 4 में जाएंगे, 19-20 में टैक्स पे किया तो टेबल नंबर 10 और 11 में जाएंगे, और नहीं किया तो सर टेबल नंबर 4 में वापस आ जाइए। टेबल नंबर 4 के अंदर 100 रुपए की मेरी आउटपुट सप्लाई है और 18 रुपए का सर टैक्स है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, सर इस 18 रुपए पे मुझे इंटरेस्ट भी पे करना है, तो जो ये इंटरेस्ट का अमाउंट है, पहले मैं प्रवीण जी का ओपिनियन ले लेता हूँ, फिर मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा। जो ये 18 रुपए का इंटरेस्ट है, मुझे कहां कहां पर डिस्क्लोज करना है, 9 में करना है या नहीं करना, 9C में करना है या नहीं करना, क्योंकि मेरे पास में इस टाइप की डिफरेंट क्वेरी आई है, और जिन लोगों ने अलग अलग ट्रीटमेंट किए हैं, मैं वो दोनों ही ट्रीटमेंट आपके साथ में डिस्कस करूंगा, और फिर देखते हैं कि इसका कोई फाइनल कंक्लूजन क्या हो सकता है। ठीक है प्रवीण जी? ठीक है जी। सर का ये सवाल था कि कोई ऐसी लायबिलिटी, कोई ऐसा टर्नओवर जो मैंने अपनी 18-19 की 18-19 में भी नहीं ली और 19-20 में नहीं ली, मतलब आज तक मैंने नहीं ली, तो कहीं ना कहीं ये टर्नओवर मुझे डिस्क्लोज करना होगा और इस टर्नओवर के ऊपर मुझे टैक्स पे करना होगा। अगर कहीं मैंने नहीं लिया तो एज पर द इंस्ट्रक्शंस, एज पर द जीएसटी 9 की इंस्ट्रक्शंस ये कहती हैं कि आप उसको टेबल नंबर 4 में आप उसको पुट कर दो, टेबल नंबर 4 में आप उसकी जीएसटी को ले जाओ, टेबल नंबर 9 का आप टैक्स पेबल आप उसका बढ़ा दो, और टेबल नंबर 9 का टैक्स पेबल के साथ साथ इंटरेस्ट आप उसका पेबल बढ़ा दो, और उसको DRC 03 के थ्रू पे कर दो। 9C में भी रिकमेंड कर, 9C में भी आप उसको रिमाइंड कर दो कि ये टैक्स आपका पे हो गया। अगर 9 में डिस्क्लोज नहीं किया किसी टैक्स पेयर ने, किसी क्लाइंट ने, तो ऑडिटर रिकमेंडेशन करके या टैक्स पेबल बट नॉट पेड में उसको रिकमेंड करके आप उसको पे करा दो। बिल्कुल, मैं बिल्कुल प्रवीण जी की बात से सहमत हूँ। मेरा इसमें जो सामने वाले ने जो हमारे पास क्वेश्चन आया, उसका पूछने का पर्पस ये था कि जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो जो GSTR 9 है उसकी टेबल नंबर 9 में आएगा या नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सर कोई भी टैक्स लायबिलिटी अगर मेरी दिखाने से छूट गई और मैंने कहीं भी नहीं दिखाई 9 में, सॉरी 3B के अंदर, तो सर मेरी वो टेबल GSTR 9 की टेबल नंबर 9 का पार्ट जरूर बनेगी। बिल्कुल, जिस तरह से मैंने टेबल नंबर 4 में 100 रुपए दिखा के 18 रुपए दिखाए हैं, वो टेबल नंबर 9 के पेबल में भी आएंगे सर, उसका इंटरेस्ट भी आएगा। बिल्कुल, ठीक है, उसी हिसाब से सर मैं टेबल नंबर 9 किसकी 9C की टेबल नंबर 9 में 18 रुपए रिकमेंड करूंगा, उसमें 18 रुपए पर इंटरेस्ट भी रिकमेंड करूंगा, और जो मेरा पार्ट 5 है, जो मेरी फाइनल टेबल है रिकमेंडेशन की, वहां पे भी सर मैं दोनों चीज रिकमेंड करूंगा। कई केसेस में मैंने देखा है कि इंटरेस्ट को 9 के अंदर रिकमेंड ही नहीं किया गया है। एक इसमें सर मैंने क्या देखा वो आप लोगों से और डिस्कस कर लेता हूं। अगर मान लीजिए GSTR 3B में 100 रुपए का क्रेडिट बनता है, बुक्स में भी 100 रुपए का क्रेडिट है, लेकिन GSTR 3B में हमने क्या किया, गलती से 1 लाख रुपए का ले लिया। तो यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि सर जब टेबल नंबर 6A है वहां पे 1 लाख रुपए आएगा, बुक्स में मेरा जो ITC है वो 100 रुपए है, तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि टेबल नंबर 6 में 1 लाख रुपए आ रहा है, तो क्या 1 लाख रुपए ही बायफरकेट करना है? ठीक है जी। वहां पे सर मेरा प्रवीण जी का व्यू एक ही है, वहां पे 1 लाख रुपए का ही बायफरकेशन करना है। कुछ 9C में मैंने क्या देखा है, यह पाया है कि उन्होंने क्या किया, टेबल नंबर 7 के अंदर रिवर्स कर दिया। सर टेबल नंबर 7 में तभी रिवर्स करना है जब GSTR 3B में रिवर्सल किया हो। अब सर इसका इंपैक्ट क्या आएगा, देखिए पहले 6A में 1 लाख रुपए आएगा, 1 लाख रुपए का ही बाइफरकेशन करना है। 7J की जो फिगर है वो मेरी 12E में उठ के आएगी, बुक्स में मेरा 9C की जो टेबल नंबर 12A है वहां पे 100 रुपए आएगा, और 12E में 1 लाख रुपए आएगा, तो 99,900 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। इतना मुझे रिवर्सल के रिकमेंड करना है, उसके अंदर इंटरेस्ट भी मैं रिकमेंड करूंगा। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है सर प्लीज ये ध्यान दें कि 9C के अंदर हमें कोई रिवर्सल नहीं करना जब तक कि GSTR 3B में रिवर्सल ना किया गया हो। अगर रिवर्सल GSTR 3B में किया है तो ही रिवर्सल करें, अदरवाइज बिल्कुल रिवर्सल ना करें। प्रवीण जी, अब हम मूविंग करते हैं कि कुछ व्हाट्सएप पे हमारी क्वेरीज आई हुई है। सबसे पहले क्वेरी नवनील अवस्थी जी की है, what will be the treatment of difference when edit payable as per 1819 but tax paid which is not editable and will show excess amount? By showing such differences, what we want to be disclosed? एक्चुअली आपकी क्वेरी थोड़ी सी इलेबोरेट आपको करनी होगी नवनील अवस्थी जी,
यहाँ से मैं मान के चलता हूँ कि आप टेबल नंबर 9 की बात कर रहे हैं, GSTR 9 की, जिसमें आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि क्या मैं इस टेबल को एडिटेबल कर सकता हूँ। टेबल नंबर 9 का टैक्स पेबल एडिट कर सकता हूँ, बस टैक्स पेड मेरा ऑटो पॉपुलेटेड होता है। अगर आपको कोई टैक्स पेड करना है तो वो चीज आप उस टैक्स पेबल को बढ़ा सकते हो और उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अक्षत गुप्ता जी का, व्हाट टू शो इन टेबल 4 if outward turnover shown in 3B is short as compared to books। अगर आपने GSTR 3 के अंदर टैक्स पे वैल्यू कम दिखाई है और बुक्स अकाउंट्स में ज्यादा है और उसका 1920 में भी कुछ ट्रीटमेंट नहीं किया है, तो नेचुरली सर एक्सेप्शन किया पड़ेंगे। तो टेबल नंबर 4 में आप अपनी आउटपुट सप्लाई एग्जांपल के साथ बताता हूँ, बुक्स में 200 रुपए है, 3B में आपने 180 रुपए लिया है, तो सर आप GSTR 4 के अंदर, सॉरी जो GSTR 9 की टेबल नंबर 4 है वहां 200 रुपए दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने 20 रुपए कहीं भी नहीं दिखाया है, तो आप टेबल नंबर 4 के अंदर 200 रुपए दिखाएंगे, बुक्स में भी 200 रुपए। तो कहीं ना कहीं अगर मेरा बुक्स में टर्नओवर ज्यादा है और पोर्टल पे कम है, तो अगर मैंने 1920 में डिस्क्लोज किया तो टेबल नंबर 10 में चला जाएगा। अगर मेरा बुक्स में कम है और उसको मुझे डिस्क्लोज करना है तो टेबल नंबर 4 और 9 के थ्रू वो रूट जाएगा। नेक्स्ट हर्ष मित्तल जी का सवाल है, व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट इफ समवन हैज क्लेम एक्सेस इनपुट इन 1819 relating to 1718, how to reverse such excess input in form under which table? हर्ष मित्तल जी, जब आपने 1718 का 909 फाइल किया होगा सर, मुझे ये लगता है ये उसी वक्त रिवर्सल में जाना चाहिए था। जो आपका 9C है उसका जो पार्ट 5 में लास्ट टेबल है सर, वहां पे आपको रिकमेंडेशन इसमें देनी चाहिए थी, उसके बाद में आपको इंटरेस्ट भी पे करना चाहिए था। और सर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपने 9C प्रॉपर तरीके से फाइल हुई है तो सर टेबल नंबर 12 में ही इसका डिफरेंस आ जाना चाहिए था। लेकिन हम ये मान के चलते हैं गलती हो गई सर, आपने अभी तक उस पर रिवर्स नहीं किया है। सर मैं ये कहूंगा इसको सर आप इसका पार्ट ना बनाएं, 9 और 9C का पार्ट ना बनाएं। अगर आपके पास में क्रेडिट लेजर में पैसा पड़ा हुआ है या आपने यूज कर लिया नहीं है तो सर कैश के थ्रू जमा कराएं और DRC 03 से इसको रिवर्स कर दें और इंटरेस्ट भी पे कर दें। अगर आप खुद करेंगे तो सर पेनल्टी बच जाएगी, डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा तो सर पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है। तो डायरेक्ट आप DRC 03 के थ्रू आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अक्षत गुप्ता जी का सवाल, ITC इन टेबल 8A not matching with ITC as per GSTR 2A। इस obviously 1718 में भी यही इशू था। Because of this figure coming in 8D is not matching with our working. How to report this in table number 8? एक तो पहले सर ये टेबल नंबर 8 तो ऑप्शनल है, दूसरा हमारे पास एक बहुत ही सबसे बड़ा इश्यूज है कि जो 2A में जो फिगर आ रही है इज मोर और लेस लाइकली मैच नहीं हो रही मेरी 8A से, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? मैं सर देखिए एक बार तो ना सबसे पहले टेबल 8 के बारे में ना 2 मिनट डिस्कस करके बताऊंगा जी। सर अगर आपका डिफरेंस आता है सर, देखिए जो टेबल नंबर 8A है वहां से मेरी फिगर आ रही है 2A से उठ के और 2A की टेबल नंबर 3 और 5 से उठ के आ रही है। वो ये कहता है जो फॉर्म है आपका जो 18-19 का ITC है जो आपके 2A में आ रहा है उसको मुझे कंपेयर करना है 18-19 में जो आपने क्लेम किया। अब जो 18-19 का ITC है आपने सर 2 सालों में कंपेयर 2 सालों में ITC लिया हो सकता है। एक तो सर आपने लिया हो सकता है उसको 18-19 में, एक लिया हो सकता है 19-20 में। आपका 2A के अंदर जो आ रहा है वो आएगा 8A में, 8B में वो फिगर आएगी जो आपका 18-19 में था और आपने 18-19 की 3B में ले लिया। 8C में वो फिगर आएगी जो आपका 18-19 का था और आपने 18-19 में ना लेके 19-20 में लिया है। अब सर वो क्या करता है 8A को माइनस करता है B और C से, डिफरेंस निकालता है D में। अब सर यहाँ पे 1 मिनट में रोकूंगा, वो ये कहता है जो 8D की टेबल है ना आपको 8E और F में बाइफरकेट करनी है। ठीक है सर, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा क्या सारा डिफरेंस हमें बाइफरकेट करना है E और F में। आप ध्यान देखिए, ध्यान से पढ़िए सर, 8E कहता है ITC अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड और 8F कहता है ITC अवेलेबल बट नॉट क्लेम्ड। सर यहाँ पे मैं आपको 1 मिनट के लिए ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो 8D है उसका बाइफरकेशन करना है बट 8F कहता है ITC अवेलेबल, यहीं पर रुक जाइए सर। सर आप इस
दोनों टेबल को एफ, ई और एफ को सर ध्यान से पढ़ना, पहले वो आईटीसी आपके लिए अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो अवेलेबल ही नहीं है तो सर बाइफरकेट नहीं करोगे। मैं एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूं सर आपको। मान लीजिए आपने गुड्स परचेज करी 18-19 में, ध्यान देना सर, गुड्स परचेज करी आपने 18-19 में, लेकिन गुड्स आपके पास पहुंची मार्च 18-19 में आपने परचेज करी और अप्रैल 18-19 में, सॉरी आपने गुड्स परचेज करी 19-20 में, मार्च के महीने में, क्योंकि सॉरी हम 18-19 की बात कर रहे हैं परवीन जी, 18-19 के मार्च के महीने में आपने गुड्स परचेज करी और आपकी अप्रैल में वो पहुंची, तो जो आपका सप्लायर है वो 2A में मार्च के महीने में ही फाइल कर देगा और वो आपके 2A में आ जाएगी, टेबल नंबर 8 में आ जाएगी। लेकिन सेक्शन 16 के हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी सर 19-20 में। अब सर हमें ये देखना है कि 8A में आ गया आपका मान लीजिए 18,000 रुपए, 8B नहीं आएगा, 8C में भी नहीं आएगा, ये डिफरेंस आ गया सर 8D में। अब सर हमें ये देखना है क्या 8D के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है इसे E और F में बाइफरकेट करूं? उसके लिए पहले स्टार्टिंग करते हैं आईटीसी अवेलेबल। क्या ये आईटीसी मेरे लिए अवेलेबल था? सर मेरे ओपिनियन में ये आईटीसी आपके लिए अवेलेबल था ही नहीं। कब नहीं था सर? 18-19 में। जब अवेलेबल नहीं था तो सर आपको इसको बाइफरकेट भी नहीं करना है, डिफरेंस छोड़ देना है। तो सर कहने का मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि आप 100% बाइफरकेशन करो। ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी और का आईटीसी आपके में आया है, आपने मेटेरियल परचेज ही नहीं है, कि आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो सर वो भी आपको डिफरेंस छोड़ना पड़ेगा। सर 2A के अंदर जो इंफॉर्मेशन आ रही है सर वो आपकी भी हो सकती है, वो ब्लॉक्ड क्रेडिट भी हो सकती है सर, वो 17-18 की भी हो सकती है, वो 18-19 की भी हो सकती है सर, वो किसी दूसरे नंबर से भी रिलेटेड हो सकती है सर, वो वाली भी हो सकती है जो आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप किसी बाहर वाले होटल में जाकर रुके हैं और आप दूसरे स्टेट के अंदर है, वो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएगा, आपका आईजीएसटी नंबर लेके आप सोचेंगे क्रेडिट मिल जाएगा, वो आपको मिलेगा नहीं, वो भी सर वहां पे आएगा। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेबल है, गवर्नमेंट ने इसको ऑप्शनल किया है, परंतु साथ में कह दिया ध्यान देना सर 8A से लेके D और उसके बाद E और F। सर आप अपने हिसाब से 8A निकालिए, उसका B और C में बाइफरकेशन करिए, फिर D को E और F में अगर बनता है तो बाइफरकेट करिए, पीडीएफ बनाइए, ऑडिटर के साइन के बिना 8-9C के साथ अटैच कर दीजिए। सर ये एक छोटी सी मैंने आपको समरी बताई है, अगर आप कोशिश करेंगे तो ही सर आपको डिफरेंस 0-0 हो पाएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। अब सवाल इसी में ये था कि एक और कि क्या ये रिकॉन्सिलेशन जरूरी है? क्यों कहीं ना कहीं ये टेबल 8 ऑप्शनल है, क्या रिकॉन्सिलेशन जरूरी है? मैं बताना चाहूंगा कि रिकॉन्सिलेशन तो इसलिए भी जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके किस सप्लायर ने आपके GSTR1 को फाइल किया है या नहीं किया, और आपके 2A में रिफ्लेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा। इट्स फॉर बेटर रिकॉन्सिलेशन। नाउ transition credit claim in 17-18 in GSTR 9 is coming in GSTR 9 of 18-19 also automatically। देखिएगा ये डबल इफेक्ट आ रहा है, ये पोर्टल की ही गलती है जो आनी नहीं चाहिए, अगर आ रहा है तो उसको आप डिलीट कर सकते हो। और ऐसा भी केस कई केसेस में हो सकता है, जैसे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के डिसीजन के केस में, एक कंपनी के केस में बताया गया था कि आप इस साल भी ट्रांजिशन का क्रेडिट ले सकते हो, अगर वो आपका केस है तो वो आप 19-20 में आप उसका क्रेडिट ले सकते हो। सर यहाँ पे अभी क्वेश्चन आया था जो मैंने अभी पीछे क्वेरी डिस्कस करी कि आपने क्या किया, बुक्स में 100 रुपए का क्रेडिट था, आपने गलती से 1 लाख रुपए का ले लिया। सर जब मैंने 100 रुपए का क्रेडिट गलती से 1 लाख रुपए का ले लिया तो सर 100 रुपए वाला 1 लाख रुपए ले लिया, इसका मतलब या तो 100 रुपए सर वो इनपुट का होगा या कैपिटल गुड्स का होगा या सर्विस का होगा, जो गलती से 1 लाख रुपए हो गया। तो इनका सवाल ये है कि उस 1 लाख रुपए को कहाँ डालेंगे? सर जहां हमें 100 रुपए का डालना था वहीं 1 लाख रुपए को डालेंगे। क्यों? क्योंकि 100 रुपए वाला ही तो हमने गलती से 1 लाख रुपए लिए है। इस तरह से सर आपको ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, ये नवनील अवस्थी जी का सवाल था। उससे ऊपर एक अक्षय गुप्ता जी का सवाल रह गया था, व्हाट टू शो इन टेबल नंबर 4 इफ आउटवर्ड टर्नओवर शोन इन 3B इज हायर एज कंपेयर टू बुक्स। इट्स एज सिंपल एज दैट कि अगर आपकी 3B में टर्नओवर आपने ज्यादा ले लिया बुक से, तो कहीं ना कहीं आपने रिवर्सल किया होगा उसका 19-20 में जा करके। अगर रिवर्सल नहीं किया तो इट डिपेंड, अगर 19-20 में उसका रिवर्सल किया होगा तो टेबल नंबर 11 में आप उसको रिवर्सल कर दोगे, टेबल नंबर 14 में उसका टैक्स रिवर्स कर दोगे। इसके ऊपर और कोई आपकी रिव्यू? और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। फिलहाल अभी और क्वेश्चन आ रहा है मेंबर्स का, लेट अस आल्सो वी कैन रिजॉल्व इट्स क्वेरी।
दीपक रंका जी का सवाल है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इन जीएसटीआर? फाइनेंशियल क्रेडिट नोट, सर फाइनेंशियल क्रेडिट नोट हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट है। जीएसटीआर 9 पे इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, ना 9 पे है ना 9C पे है। सर ये तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट है। जैसे हम किसी को फाइनेंशियल डेबिट नोट काटते हैं सर, ऐसे क्रेडिट नोट है, क्योंकि ये हमारी जीएसटी का पार्ट नहीं बना, इसलिए सर ये हमारे 9 और 9C का कहीं भी पार्ट नहीं बनेगा। सिमिलर इन द केस ऑफ द प्योर एजेंट कंसेप्ट, अगर कोई प्योर एजेंट मेरी सप्लाई है तो उस केसेस में भी मेरा जीएसटीआर 9 का पार्ट, ये किसी भी रिटर्न का पार्ट नहीं बनेगा। अक्षित गुप्ता जी का काउंटर क्वेश्चन ये है कि वी हैव नॉट रिवर्स द हायर आउटपुट। अगर आपने रिवर्स नहीं किया तो जो भी आपकी इस साल की टर्नओवर और इस साल की लायबिलिटी है, देन यू हैव टू डिस्क्लोज इट। नहीं, वी हैव नॉट रिवर्स द हायर आउटपुट, मतलब वो आउटपुट सप्लाई से रिलेटेड मेरे को लग रहा है उनका सवाल ये है, या पहला क्वेश्चन क्या था? उनका पहला क्वेश्चन ये था कि मैंने 3B में ज्यादा ले लिया अपना आउटपुट। हाँ जी, ठीक है, और मैंने उसको रिवर्सल नहीं किया नेक्स्ट ईयर, तो कि मुझे जीएसटीआर 9 मतलब ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने 100 रुपए की सप्लाई को 150 रुपए दिखा दिया और 150 रुपए टैक्स पे कर दिया। सर अब करेक्शन कर लीजिए। अब करेक्शन का मतलब ये है कि आपने सितंबर तक करेक्शन कर ली होनी चाहिए। अगर आपने सितंबर के बाद तक, अगर आपने जो सितंबर महीने की रिटर्न की ड्यू डेट है वहां तक अलाउड करता है, सर प्रैक्टिकल पॉसिबल हो सकता है कि पोर्टल पे जीएसटीआर 1 में आप वो अमेंडमेंट कर सकें, बट अगर सेक्शन 39(9) को मैं देखता हूं सर, वो ये कहता है जो सितंबर मंथ के रिटर्न की जो 3B की रिटर्न की ड्यू डेट है उसके बाद आप, और ये एनुअल रिटर्न दोनों में से जो भी पहले हो, इसका मतलब सर एनुअल रिटर्न तो अभी गई नहीं है, 3B हमारी चली गई है, बाद में सर आप उसे चेंज कर ही नहीं सकते। सर अगर कहीं पॉसिबल है इसके अंदर तो मुझे लगता है सर आप 9 और 9C भरें, वहां पे डिफरेंस आएगा, आपकी एक्सेस पेमेंट आएगी, आपको रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। नोएल अवस्थी जी का सवाल है और मयंक मिंदल जी का सेम। सर इन टेबल 6B we should show as per books why to create difference in 9C of 99,900। पीछे इनका सवाल आया था। इनका सवाल ये था जो मैंने प्रैक्टिकल करके बताया था कि हमारा बुक्स के अंदर 100 रुपए क्रेडिट है, ठीक है, 3B में हमने गलती से 1 लाख रुपए ले लिया। अब ये कहना चाहते हैं कि सर हम इसको 9 में क्यों खत्म ना कर दें, 100 रुपए को बाइफरकेट कर दें, 100 रुपए बाइफरकेट कर दें। सर आप 100 रुपए को तो बाइफरकेट कर दोगे, लेकिन सर आपका जो 1 लाख रुपए है वो तो टेबल नंबर 7J में जाएगा। वो टेबल नंबर 7 के थ्रू जब खत्म हो सकता है अगर आप उसे टेबल नंबर 7 में रिवर्स कर दें, लेकिन अगर आप सर इंस्ट्रक्शंस देखें तो वो ये कहता है आपको 7 में रिवर्सल नहीं करना अलग से जब तक कि जीएसटीआर 3B में रिवर्स ना किया हो। सर अगर मान लीजिए आपको गलती पता चल गई और आपने 18-19 का एक्सेस जो आपने ले लिया 99,900, अगर 19-20 में रिवर्स कर दिया तो कोई इशू है ही नहीं। सर हम तो उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं जो अभी तक आपने रिवर्स ही नहीं किया है। सर क्योंकि इंस्ट्रक्शन ऐसा कहती है आप 7 के अंदर कोई रिवर्सल नहीं कर सकते जब तक कि आपने जीएसटीआर 3B में रिवर्स ना किया हो, तो सर वो टेबल नंबर 12 के थ्रू डिफरेंस आएगा ही आएगा, एक्सेस क्लेम दिखाएगा, क्योंकि अभी तक आपने नहीं किया है। सर आप रिकमेंडेशन में डालना पड़ेगा, रिवर्स करना, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ तक के सवाल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। So we are happy that we have completed our webinar in a very successful way. I hope कि आपने इसको एंजॉय किया होगा और जितने भी क्वेश्चंस और इश्यूज और इनके रिजॉल्व के बारे में आपने डिस्कशन जो हमारा हुआ है उसको आपने सही तरीके से जाना होगा। ओवर टू राजेश जी। मैं सर प्रवीण जी अभी 2 क्वेश्चन बीच में और ठीक है, ठीक है। वो ये कहते हैं कि भाई जो 9C है वो 9 के बाद आएगा। यहाँ पे सर आप एक काम भी कर सकते हैं, अभी आपकी 9B फाइल नहीं हुई है, आपकी 9C भी फाइल नहीं हुई है, सर आप खुद ही रिवर्स कर दीजिए ना उसे, DRC 03 के थ्रू पेमेंट कर दीजिए। अगर आप 9 में भी नहीं करना चाहते, 9C में भी नहीं करना चाहते, ऑडिटर को बताना भी नहीं चाहते, कोई बात नहीं सर, आप खुद ही रिकमेंड कर दीजिए, खुद ही रिवर्स कर दीजिए और DRC 03 थ्रू का पे कर दीजिए, तो कोई इशू नहीं आएगा। मेरा इशू तब आएगा जब आप ऑडिट होने तक भी नहीं करेंगे सर, तो ऑडिटर को अपनी रिकमेंडेशन देना पड़ेगा। अगर आपने ये दे दिया यहाँ पे रिवर्सल कर दिया तो वो ऑडिटर रिकमेंड नहीं करेंगे। अगर बाई चांस ऑडिटर रिकमेंड भी करते हैं तो साथ में ये भी उनको लिखना चाहिए कि सर इतना बनता था और इतना इन्होंने DRC 03 के थ्रू पे कर दिया है, अपने डिस्क्लोजर में वो कर सकते हैं।
और कोई सवाल सर? एक हर्षमित्तल जी का सवाल आ रहा है, उसको क्लोज कर लेते हैं। सर एक और क्वेरी है, मिस्टर सीए है मयंक जी, मयंक बिंदल जी, इनका ये कहना है, जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, वो ये कहते हैं वर्डिंग ऑफ टेबल 6B मे बी यूज्ड। सर इसमें मैं, प्रवीण जी पहले कुछ आंसर करें, मैं आपको ये बता दूं सर, जनरली जितनी भी टेबल है सब में मे भी वर्ड यूज किया गया है। मे को रीड करेंगे मस्ट, मे बी ही वर्ड यूज किया गया है। मुझे याद नहीं पड़ रहा, हो सकता है किसी टेबल में सेल भी हो, मे में ही सभी टेबल्स में यूज किया गया है। लेकिन सर उसके साथ साथ जो इंस्ट्रक्शन है वो आप पढ़ते जाइए, और अगर आप ओवरऑल में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जीएसटीआर 3B वी हैव शोन सेल्स net of credit notes, obviously ठीक है, but in GSTR 1 some credit note are not shown, how it will impact by 9 and 9C? देखिए, अगर आप ऑब्वियसली बात है 3B के अंदर जो फिगर जाती है वो नेट ऑफ की फिगर ही जाती है, और GSTR 1 के अंदर जो फिगर जाती है वो क्रेडिट नोट सेपरेट होके जाती है, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। ये भी पीछे इंस्ट्रक्शंस आई थी कि आप उसको भी नेट ऑफ करके आप B2B या B2C में उसको डिस्क्लोज कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट देखना पड़ेगा आपको कि 3B 18-19 में आपने उसका टैक्स पे किया है या 3B 19-20 में उसका टैक्स पे। इसमें इस एग्जांपल को एक सिंपल तरीके से ले लेते हैं। 100 रुपए की सप्लाई थी, 20 रुपए का क्रेडिट नोट था, GSTR 3B में 80 रुपए दिखाया, लेकिन GSTR 1 में इन्होंने केवल 100 रुपए दिखाए। अब टेबल नंबर 4 के अंदर 100 रुपए आएंगे, 3B के अंदर हमारे 80 रुपए आएंगे। तो करना कुछ नहीं है सर, टेबल नंबर जो 4 है आपकी, वहां पे सर आपको 20 रुपए माइनस कर देने हैं, क्योंकि बुक्स में आपकी 80 रुपए की सेल है, 3B में भी 80 है, GSTR 9 में टेबल नंबर 4 के थ्रू 80 रुपए की सेल आई। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है नवनीत जी का, सर लास्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन एफडी विल बी टेकन एज एग्जेम्प्टेड, ठीक है जी, and will it considered in calculation of turnover for GST audit? Obviously बात है, it is an exempted supply और aggregate turnover include करता है exempted supply। वेबिनार नवीन नवीन जी का सवाल है, can we reverse the ITC in GST and 9-9C which is not reversed earlier in 3B? सर अभी इसका हमने जवाब दिया है, हाँ, कि 9 और 9C में, सर 9C में तो कोई रिवर्सल होता ही नहीं, 9C के अंदर तो सर रिकमेंडेशन जाती है, और 9 में मैंने अभी सर आपको जो एग्जांपल बताया है, आप 9 के अंदर कोई रिवर्स नहीं कर सकते सर। रिवर्स करना है, रिवर्स मतलब पेमेंट आप करना चाहते हैं, एक्सेस क्रेडिट है उसे रिवर्स करना है, DRC 03 सर अवेलेबल है, उसके थ्रू आप पे कर सकते हैं। नहीं तो यही हमने कहा था कि 9C में ऑर्डर अपनी रिकमेंडेशन दे देगा और उसको आप पे कर दीजिएगा। बिल्कुल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, प्लीज क्लैरिफाई इन टेबल 6 डू वी हैव टू शो द बुक वैल्यू और द GSTR 3B वैल्यू? ये तो पूरे वेबिनार का हमारा यही डिस्कशन रहा कि इसमें हमारी कैलकुलेशन क्या रहेगी। दोनों ओपिनियन हमने आपको बताया और दोनों ओपिनियन के हिसाब से आपके डिफरेंट रिकंसिलेशन आएगी 9C के अंदर। ओनली फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, इनका सवाल है आयुष जी का कि जो इंटरेस्ट ऑन एफडी है इस तो फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस अगर रहा तो सर it doesn't matter कि furtherance of business में रहा या नहीं रहा, it is an exempted supply as per the notification 11/2017 के थ्रू। अगर वो exempted supply है, aggregate turnover का वो पार्ट बनेगा और GST ऑडिट की टर्नओवर का वो पार्ट बनते हुए अगर 2 करोड़ से ऊपर है तो आपको उसका GST ऑडिट कराना जरूरी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी आर हेयर, वी विल कम बैक फॉर मोर। कुछ और हम लेकर के आएंगे, कुछ और डिस्कशन हम करेंगे। कुछ और सवाल सामने आए हैं राजेश जी? एक क्वेश्चन जो आया है, इनपुट एक्सेस अवेल्ड देन इन बुक्स कैन वी रिडू दिस फ्रॉम टेबल 6B और GSTR 9? सर अभी बताया कि GSTR 9 में आप कोई भी एक्सेस क्रेडिट को माइनस नहीं करेंगे, इंस्टेड ऑफ शोइंग डिफरेंस इन टेबल नंबर 12 ऑफ 9C। सर आपको जो आपने एक्सेस क्रेडिट ले लिया सर, आप उसको GSTR 9 में रिवर्स नहीं करेंगे सर ये डिफरेंस आएगा, कहां पे आएगा? टेबल नंबर 12 में जो 9C की है, और सर DRC 03 के थ्रू आप इसको पेमेंट करेंगे। सर आपकी ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है सर हम यहाँ पे वो बता रहे हैं जो हमारी ओपिनियन है और जो इंस्ट्रक्शंस कह रही है सर। आप चाहे, क्योंकि मैंने पाया है पीछे जो 9 और 9C फाइल हुई है उसमें बहुत सारे ऐसे ऑडिटर्स हैं जिन्होंने टेबल नंबर 7 के अंदर इसको रिवर्स किया है, बट अगर आप सर इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे वहां पे मे बी वर्ड यूज है, बट सर अगर ओवरऑल पढ़ेंगे
तो यहाँ पे सर आपको लगेगा, आपको पता चलेगा कि सर आपको टेबल नंबर 7 में एक्सेस आईटीसी को रिवर्स नहीं करना है सर, वो 12 में डिफरेंस आएगा, फिर पार्ट 5 में रिकमेंडेशन में जाएगा कि इतना आपको आईटीसी रिवर्स करना है तो पेमेंट करनी है और सर आपको इंटरेस्ट पे करना है। पर अगर कई केसेस में ऐसे देखा गया है कि कुछ 180 डेज के रिवर्सल जो टैक्स पेयर को करने थे, लेट्स से 1 लाख रुपीस का, तो उसने 1 लाख रुपीस का आईटीसी रिवर्सल टेबल नंबर 7H में कर दिया, सॉरी टेबल नंबर 7A में कर दिया, और उसको उसने DRC 03 के थ्रू उसको पे कर दिया, और 9C में ऑडिटर ने उसको डिस्क्लोज कर दिया कि देखो अब ये तो 6O - 7 है करके नेट आईटीसी इतना बनता है और इतना इन्होंने क्लेम किया है, और इतना आईटीसी जो रिवर्सल होना चाहिए था वो DRC 03 के थ्रू पे हो चुका तो है। प्रवीण जी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने टेबल नंबर 7 में रिवर्स कर दिया है तो आपका टेबल नंबर 12 में डिफरेंस नहीं आएगा, और ऑडिटर ने रिकमेंड कर दिया। सर आपकी ओपिनियन बिल्कुल ठीक है, आप कर सकते हैं ऐसा, लेकिन सर हर ऑडिटर की अपनी ओपिनियन है और इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही आपको चलना है, फॉलो करना है। सर और कोई क्वेश्चन है? नहीं, और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ओवर टू राज चावला जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जो कुछ आपको बात करेंगे सर। राज चावला जी। Thank you, Khandelwal ji, and thank you, Parveen Sharma ji, for a wonderful discussion and deliberation on GST audit. And I hope every member is happy with the deliberation. And even after, if you have any query, then you can put your query on our WhatsApp group, and I will request our guest faculties to please try to reply those queries and satisfy our members. So thank you, members, for joining this, and thank you, our faculties, for joining this webinar. Thank you very much. थैंक यू सर, जो भी हमारे साथ जुड़े उनका बहुत धन्यवाद।